Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो यूट्यूब चैनल पे या फिर वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, तो यार आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं आप लोग के लिए ले आया हूं पेपर 3. पेपर 3 किसका भाई, तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का. यस यू हर्ड दैट राइट, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का जो हमारा टर्म 2 आ रहा है फॉर ईयर 21-22, उसके लिए मैं लेके आ गया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर. तो इससे पहले 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं. सो फर्स्ट वाज ऑफ योर सीबीएसई ओनली, ठीक है, जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर रिलीज किया था वो हमने डिस्कस किया था. सैंपल पेपर 1 में हमने देखा था कि किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है. तो वी वुड होप कि यार मेन पेपर में भी आपको वही पैटर्न फॉलो करें वो लोग, ठीक है. तो पैटर्न उन्होंने रिवील कर दिया था कि ये हम यूज करने वाले हैं सैंपल पेपर के थ्रू. इवन उन्होंने क्वेश्चन की बता दिया था वेटेज कितना है, ठीक है. बाकी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहां से आने वाले हैं, वो सब हमने देख लिया था सैंपल पेपर 1 में. उसके बाद सैंपल पेपर 2 मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया था बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो सैंपल पेपर 1 था. मतलब सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किया था उसी पैटर्न पे मैंने आपके लिए एक और सैंपल पेपर रिलीज किया था, डिजाइन किया था सैंपल पेपर 2 के नाम से. तो अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, ये 2 सैंपल पेपर्स का सोल्यूशन नहीं देखा है, सो गो एंड वॉच दैट आउट, ठीक है, क्योंकि इनसे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद चलेंगे हम आज सैंपल पेपर 3 डिस्कस करेंगे. सो दिस इज योर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर 3 फॉर ईयर 21-22 टर्म 2 एग्जाम के लिए, ठीक है. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट शुरुआत करते हैं. सबसे पहले देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या है और फिर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन सेट कुछ वही रहने वाले हैं जो अभी तक पहले हमने कुछ 2 क्वेश्चन पेपर में देखा. अब बस क्या करता हूं मैं, जो लोग अभी नए नए आए हैं इस वीडियो में, पहली बार देख रहे हैं सैंपल पेपर, उन लोग के लिए जरा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है. तो दीज आर योर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083 सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 एग्जाम के लिए. सो टर्म 2 एग्जाम के लिए जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083, उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं. तो बेसिकली ये जो पेपर होने वाला है दैट इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 35. तो ये 35 मार्क्स का होने वाला है पेपर, ठीक है, जिसमें से आपको 35 ही स्कोर करने हैं. दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर यू, ठीक है. 35 ही स्कोर करने हैं और ये 35 मार्क्स को स्कोर करने हैं इन 2 आवर्स. यस, टाइम लिमिट है 2 आवर्स का, 120 मिनट्स का. तो 120 मिनट्स में 2 आवर्स में आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा, मतलब नॉट दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर, एक्चुअली आपका मेन पेपर भी सॉल्व करना है 2 घंटे में, विच मीन्स 120 मिनट्स में, ठीक है. इसके बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है. बेसिकली 35 मार्क्स आपके 3 यूनिट से है. फर्स्ट इज योर डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होने वाला है, स्टैक होने वाला है, ठीक है. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से पहला पार्ट है फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स इसमें से आने वाले हैं. फिर नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर नेटवर्क्स, CN कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है. और फिर लास्ट पार्ट है आपका डेटाबेस, ठीक है. फिर है डेटाबेस. अब डेटाबेस में सब कुछ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कंसेप्ट, SQL, सब कुछ है इसके अंदर. और ये बेसिकली है 20 मार्क्स का. तो 20, 10, 5 वुड गिव यू योर 35 मार्क्स. तो बेसिकली आपको जो 35 मार्क्स है इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है. ऑल्दो थोड़ा बहुत मार्क्स का इधर उधर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है हमें, बट उससे चिंता मत करिएगा, रफली कुछ ऐसी सिचुएशन चलने वाली है, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. तो ABC 3 सेक्शन में इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है. अब ABC से ये मत समझिएगा कि ये इन 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. नो, ये जो 3 सेक्शंस डिवाइड करे गए हैं ये बेसिकली क्वेश्चन के लेंथ पे, मतलब लेंथी क्वेश्चन है कि नहीं है, डिफिकल्टी पे, कितना डिफिकल्ट किस सेक्शन में डालना है, ठीक है. इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं. मतलब बेसिकली क्वेश्चन की क्वांटिटी और नंबर वैरी करेगा सेक्शन वाइज, दैट्स इट, ठीक है. मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हर यूनिट से आपको, हर सेक्शन में, ठीक है. तो बेसिकली सेक्शन A, B, C, वी हैव 3 सेक्शंस, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. सेक्शन A की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन A में 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 to 7, 7 क्वेश्चन है 1 to 7. सेक्शन B में 3 क्वेश्चन है 8 to 10. फिर सेक्शन C में 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 to 13. तो बेसिकली इन टोटल कितना होगा, 13 क्वेश्चन फ्रॉम
योर फर्स्ट क्वेश्चन टू 13 क्वेश्चन इन टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, नो दैट इज नॉट द सीन। ऐसा नहीं है 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नो दैट इज नॉट द सीन। आपको पूरे 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल्दो चॉइस है, पर कैसे है वो आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पहले इनके जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन है 1 to 7, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। मतलब ये जो 7 क्वेश्चन है 1 to 7, ये हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करने वाला है? 2 मार्क्स कैरी करने वाला है। तो 7 into 2 विल गिव यू 14 मार्क्स। तो बेसिकली 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट सेक्शन से, सेक्शन ए से। फिर सेकेंड सेक्शन बी 3 मार्क्स कैरी करता है 8 to 10, तो 3 into 3 विल गिव यू 9 मार्क्स। तो इन टोटल 9 मार्क्स आ जाएंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन सी इज व्हाट अगेन ऑफ 3, देयर आर 3 क्वेश्चंस 11 to 13 which carries 4 marks for each question, so 4 3s would be 12, so 12 मार्क्स का आपका लास्ट सेक्शन हो गया। तो सेक्शन ए इज ऑफ 14 मार्क्स, सेक्शन बी इज ऑफ 9 मार्क्स, सेक्शन सी इज ऑफ 12 मार्क्स। तो इन टोटल क्या हो गया? 12 plus 9 is your what? 12 plus 9 is your 21 and 21 plus 14 is your 35। so in total ये 35 मार्क्स आपको इन 3 सेक्शन से मिलेंगे। अब जैसे मैंने कहा यार आपके चॉइस से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड नेक्स्ट आपके लास्ट सेगमेंट में लिखा हुआ है। सो इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12। तो 7, 8 और 12 क्वेश्चन में, 7th, 8th एंड 12th क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है, इंटरनल चॉइसेस गिवन है इन तीनों क्वेश्चंस में। अब इंटरनल चॉइसेस का मतलब ये यार देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पास 15 क्वेश्चन है उसमें से 13 अटेम्प्ट करने, दैट इज नॉट द सीन। आपको 13 के 13 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। बट जैसे सपोज मैंने कहा 7th क्वेश्चन आया, अब 7th क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरीके से चॉइसेस आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 सेक्शन दे दिए मैंने, 1 and 2। अब इनमें से कोई भी एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन 2 सेक्शन में डिवाइडेड है और मतलब पहले सेक्शन में मैंने एक चॉइस डाल दिया और 2 पार्ट आप अटेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो वैरायटी है, जो आपके ऑप्शनल वाली चीज़ है वो वैरी करेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो चीज़ वैरी करेगी, वो चेंज हो सकती है। तो उसमें घबराइएगा मत, उसको ध्यान से टैकल करिएगा, समझिएगा चीज़ को क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको सैम्पल पेपर कराया जा रहा है ताकि आप पैनिक ना करें अपने पेपर में, वो ऑप्शनल पार्ट्स देख के पैनिक ना करें, गलती ना करके है। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में अलग अलग आपको 2 सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखाया था कि किस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से चूज करना है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इस वीडियो में भी हमारे पास कुछ आएंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है वो सब क्राइटेरिया हम आगे समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, हर क्वेश्चन आपको कीनली देखना पड़ेगा, फोकस होकर समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं यार आगे आपके पास क्या है, ठीक है। तो आगे हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पार्ट देखने को मिल गया मुझे। अब ऐसा हो सकता है हर क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो सकता है कि पार्ट्स में डिवाइडेड हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑप्शनल नहीं है। जहां पर भी ऑप्शन होगा बड़ा सा और लिखा होगा, ठीक है। अगर जहां पर भी ऑप्शनल चीज होगी वहां और लिखा होगा, ध्यान से समझेगा, ठीक है। और मतलब दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसमें भी ध्यान से नंबरिंग वगैरह समझेगा, आगे ऑप्शन में डिटेल में और एम्फसाइज करूंगा उस चीज पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई और नहीं लिखा हुआ है, मतलब आपको दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये आपको और हद तक ये भी समझ में आ जाएगा मार्क्स देख के। जैसे कि अगर मैं कहूँ फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना, यहाँ तो 1 मार्क ही लिखा हुआ है, तो 1 मार्क क्यों लिखा हुआ है? फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका 1 मार्क्स का है, और फिर नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो 1 मार्क का और होगा। तो इन टोटल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, दिस इज व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो किस टाइप की डेटा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है जब हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करते हैं? तो यार ये मैंने आपको समझा रखा है डिटेल में, हमने इवन इसका पूरा एल्गोरिथम समझा हुआ है, प्रोग्रामिंग करी हुई है कि किस तरीके से एक इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो बेसिकली इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है? तो बेसिकली प्रीफिक्स होता है, जैसे सपोज मुझे a प्लस बी करना है। देखो किसी को अगर इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ही नहीं पता तो वो बताता हूँ। जैसे कि a प्लस बी करना है, यूजुअली हम इसमें इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है, a प्लस बी, है ना। आप कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हो a b प्लस, मतलब आपने ऑपरेटर बाद में लगा दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो a b मतलब प्लस a b। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि a b को ऐड कर दो, a b को ऐड कर दो, a b को ऐड कर दो। जब आखिरी में लगा होता है तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स, मतलब जब ऑपरेशन, जो ऑपरेटर है वो लास्ट में लगा हो, पहले लगा हो इसको कहते हैं प्रीफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जब बीच में लगा हो तो इसको कहते हैं इनफिक्स।
अब क्या कह रहे हैं कि भाई इनफिक्स्ड से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन क्यों करा जाए, मतलब सही कैसे करा जाए। अब होता क्या है यार, कंप्यूटर्स को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस बेटर समझ में आते हैं, इनफिक्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं। तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए हम बेसिकली किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे, पूरा एल्गोरिथम नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इसको पूरा एल्गोरिथम समझाओ, एल्गोरिथम नहीं मांग रहे हैं ये लोग, ये आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं कि किस डेटा स्ट्रक्चर का मैं यूज करूं फॉर दिस कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो बेसिकली इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए मैं किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने वाला हूं, तो मैं यूज करता हूं किसका, यस यू गॉट दैट राइट, स्टैक का। ठीक है, किसका यूज करता हूं, स्टैक का। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है स्टैक, ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है फॉर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। अब स्टैक क्या है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, लीफो है, लीफो। ठीक है, व्हाट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। लीफो कह लो, फीलो कह लो, एक ही चीज है, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, वन ऑफ द सेम थिंग स्टैक में। ठीक है, मतलब सपोज ये एक स्टैक है आपके पास, ये एक स्टैक है आपके पास, है ना, यहाँ पे आपने ए डाला, फिर आपने बी डाला, फिर आपने सी डाला, फिर आपने डी डाला, इस तरीके से एलिमेंट्स डालते चलेगा। ठीक है, अब जो आपने डी एलिमेंट सबसे ऊपर डाला है वो क्या होगा, सबसे पहले बाहर आएगा, जो आपने सबसे लास्ट डाला है वो सबसे बाद में बाहर आएगा। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा अब स्टैक कंप्लीटली, है ना, ऑपरेशंस वगैरह भी यूज होगा, याद आ गए होंगे। बहुत सारे हैं, जैसे डिशेस पाइलअप करते हो तो जो ऊपर की डिश है वो सबसे पहले बाहर निकालते हो ना, या फिर अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो जो अंडू रीडू का हम यूज करते हैं, वेब ब्राउजर में आगे पीछे जाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं हम उसमें, बेसिकली प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, विच इज स्टैक ओनली। तो यहां आंसर क्या हो गया इस फर्स्ट पार्ट का, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया स्टैक। सो स्टैक सिर्फ सिंपली वर्ड नहीं लिखना, ध्यान से समझिए, सिर्फ स्टैक वर्ड नहीं लिख के आ जाना कि इसका आंसर स्टैक है, नहीं भाई, आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है आपका, नंबर चाहिए तो पूरा स्टेटमेंट लिख के आइए। स्टैक इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। प्रॉपरली पूरा सेंटेंस फॉर्म करके आएंगे, सिंगल वर्ड लिख के नहीं आएंगे, सिंगल वर्ड लिख के आएंगे तो नंबर कटते हैं। ठीक है, सिंगल वर्ड नहीं लिखना है आपको, ऑल्दो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अननेसेसरी की प्लीज मत करिए काम। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा लिख के आइए। तो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें आप डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करते हो स्टैक के अंदर। तो बेसिकली ये स्टैक है, अब स्टैक में मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता हूं, जैसे मैंने ए उठाया, ए को इसके अंदर डाल दिया तो ए इसके अंदर आ गया। तो अब ये इंसर्शन ऑपरेशन क्या है, तो बेसिकली इस इंसर्शन ऑपरेशन को मैं कहता हूं पुश। क्या कहता हूं, पुश। अब मैं सपोज ए पुश किया तो मैंने कहा पुश ए, पुश बी, पुश सी, तो पुश कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं एलिमेंट को। तो पुशिंग मतलब इंसर्शन, इंसर्ट करने वाले, मतलब स्टैक में जब आप इंसर्शन करते हो तो उसको क्या कहते हैं, स्टैक में जब आप इंसर्शन करते हो तो उसको क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। और जब आप किसी भी एलिमेंट को बाहर निकालते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉप। मतलब आपने कहा पॉप द स्टैक, तो जो टॉप पे सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, सी एक बार बाहर आ गया, फिर बी बाहर आ जाएगा, फिर ए बाहर आ जाएगा और एम्प्टी हो जाएगी स्टैक। ठीक है, सो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर इंसर्शन एंड डिलीशन, पुशिंग एंड पॉपिंग। ठीक है, तो पुशिंग मतलब अंदर डालना, इंसर्शन करना, पॉपिंग मतलब बाहर निकालना, डिलीट कर देना एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्शन पूछ रहे हैं तो इंसर्शन मतलब पुश। सो व्हेन वी ऐड और इंसर्ट एन एलिमेंट डेटा इन द लिस्ट देन इट विल बी कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। तो स्टैक में पुश ऑपरेशन आप नाम देते हो ऑपरेशन का, जब आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हो एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 मार्क्स कंप्लीटली स्कोर कर लिए हैं। यस, परफेक्टली आपने 2 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड था, दोनों पार्ट्स में आपने 1-1 मार्क्स स्कोर कर लिया है एंड यू कंप्लीटली गॉट योर 2 मार्क्स। यस, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज योर सेकंड क्वेश्चन, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस, डेफिनेटली यार गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपके पास हर क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। व्हाई बेनिफिशियल, कि यार हो सकता है अगर एक ही क्वेश्चन देते तो पूरा नहीं आता होता। ठीक है, बट अब क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो हो सकता है एक पार्ट ना आता हो तो सेकंड पार्ट आता हो, सेकंड ना आता हो तो थर्ड आता हो, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो आता ही होगा। या फिर अब यही डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है, क्योंकि सपोज हो सकता है आपको एक पार्ट आता हो दूसरा नहीं आता हो, अगर वही पार्ट पूरे क्वेश्चन में देता तो वो अच्छा रहता। ठीक है, सो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, वी वुड बी जस्ट पॉजिटिव, वी वुड बी कि हाँ आंसर कर लेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, वी नो एवरीथिंग, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, सब आंसर कर लेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अगेन 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं। पहला अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द डिवाइस, उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करिए जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करता है। भाई इसको ये क्वेश्चन भी पूछने लायक है क्या?
ये तो हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसा डिवाइस जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, नाम में ही छुपा हुआ है इसकी डेफिनेशन। यस, यू गॉट दैट राइट, मॉडेम। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो बेसिकली मॉडेम नाम पड़ा कैसे है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से। मॉड्यूलेशन करने वाले को मॉड्यूलेटर कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन करने वाले को डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। दोनों को एक साथ मिला दिया तो मॉडेम मिल जाता है आपको, जो हम यूज करते हैं। अब बेसिकली मॉडेम करता क्या है? तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन का काम करता है। जैसे कि सपोज अगर आपका कंप्यूटर है, अब एक कंप्यूटर पीसी है आपका, पीसी तो यार आपका जो डेटा समझता है वो 0-1 के फॉर्मेट में समझता है, बट इस डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है टेलीफोन लाइन से। अब टेलीफोन लाइन तो सिग्नल में ट्रांसफर होगी ना, तो अब जब अगर आपको ये बाइनरी नंबर को 0-1 को सिग्नल्स में ट्रांसफर करना है तो आप इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करोगे? मॉडेम का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? मॉडेम का यूज करोगे। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर टेलीफोन लाइन में डेटा ट्रांसफर तो हो गया, बट इसको पीसी को वापस समझाना है, हमें कंप्यूटर को वापस समझाना है, तो वापस को इस पीसी को वापस समझाने के लिए हम फिर से यूज करेंगे किसका? मॉडेम का। क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मॉडेम का। तो इसको अगेन 0,1 समझ में आता है बाइनरी, तो हम क्या करेंगे? सिग्नल को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी नंबर में। समझ में आया? सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द थिंग। ठीक है, तो डिवाइस का यूज करेंगे मॉडेम। सेकंड अगर देखिए तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। तो एक नेटवर्क में जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है डिवाइसेस का, उसको क्या कहते हैं? तो अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज नोन एज टोपोलॉजी। यार इससे भी मतलब देखो, डेफिनेटली टोपोलॉजी आपको पता होगा, सारी टोपोलॉजीज पता होगा, स्टार पता होगा, बस पता होगा, हाइब्रिड पता होगा, मेश पता होगा, सब टोपोलॉजी के बारे में पता होगा आपको, बट हो सकता है डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाओ। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन नेटवर्क इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी समझ में आया? सो टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, what I am trying to say, what I am trying to convey। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर, दोनों पार्ट समझ में आ गए। इसका आंसर देखिए। सो फर्स्ट पार्ट इज मॉडेम। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, मॉड्यूलेटर एट द सेंडर साइड एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डीमॉड्यूलेटर एट द रिसीवर्स एंड। ये आपको अभी भी समझाया मैंने पूरा प्रोसेस। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ हाउ कंप्यूटर्स विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये वो पूरा अरेंजमेंट है जिस तरीके से आपको कंप्यूटर्स कनेक्ट होने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, और इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर टोपोलॉजी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स आपने अगर कंप्लीट आंसर कर दिए, सो दिस क्वेश्चन हैज गिवन यू विद 2 मार्क्स। यस, यू हैव स्कोर्ड 2 मार्क्स कंप्लीटली। You got 5 marks till now because second question है 4 2s are 8, sorry 2 2s are 4, तो 4 question, sorry 4 marks आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, we would target for 2 more marks। Differentiate between alter and update command। ओके, सो alter and update command के बीच में डिफरेंशिएट करना है। जब भी डिफरेंशिएट करने के लिए आए ध्यान रखिएगा टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन टेबल। सो ऑल्टर और अपडेट, ठीक है, ऑल्टर और अपडेट आपको बनाना है। सो ऑल्टर और अपडेट क्या होता है भाई? तो बहुत सिंपल से कहानी है। ऑल्टर क्या है? ऑल्टर क्या है? यस, डीडीएल कमांड है। ऑल्टर क्या है? डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। और डीएमएल क्या है? डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। डीएमएल है। अपडेट क्या है? डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन। ऑल्टर क्या है? डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। बेसिकली डीडीएल कमांड ऑल्टर क्या करता है? स्कीमा चेंज करता है, डेटाबेस का स्कीमा चेंज करने के काम आता है। स्कीमा, ठीक है, स्कीमा चेंज करने का काम आता है। स्कीमा मतलब हो गया कि सपोज आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में कॉलम ऐड करना है। ठीक है, हो सकता है आपको कंस्ट्रेंट्स चेंज करने हैं, तो वो सब काम करने का काम आएगा। तो ऑल्टर टेबल स्कीमा चेंज करने का काम आता है। अपडेट क्या करता है? अपडेट डेटा चेंज करने का काम आता है। मतलब डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो अपडेट, सॉरी एक्चुअली इंसर्ट डिलीट नहीं, अपडेट करना है। मतलब ऑलरेडी कोई डेटा एग्जिस्ट करता है उसको चेंज करना है, तो वो उसके लिए अपडेट काम आता है। ठीक है, बेसिकली आप अपडेट में वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो? स्कीमा में कॉलम ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो सब काम कर सकते हो। ठीक है, अब जरा एक बार इसका यहाँ पे आंसर देखेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू डीडीएल कैटेगरी, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी में बिलोंग करता है। दिस बिलोंग्स टू डीएमएल कैटेगरी व्हिच इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अपडेट कमांड डीएमएल का है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है। ऑल्टर कमांड डीडीएल का है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का है। ठीक है, ऑल्टर कमांड इट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा ऑफ द टेबल, और अपडेट कमांड
कमांड क्या करता है, इट मॉडिफाइज डेटा ऑफ द टेबल, ये टेबल में जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने का काम आता है, और जो ऑल्टर कमांड है वो स्ट्रक्चर चेंज करने का काम आता है। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, कॉलम्स कैन बी एडेड, मॉडिफाइड, डिलीटेड एक्सेट्रा। कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अपडेट में क्या होता है, डेटा कैन बी चेंज्ड, अपडेटेड विद वैल्यूज एंड एक्सप्रेशंस, तो डेटा को आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वैल्यूज को, एक्सप्रेशंस को, वो सब आप करते हो अपडेट में। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है, अगर आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंसेस बताने, ऑलवेज गो फॉर कि यार जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे एक ज्यादा डिफरेंस लिख सको। तो यहां मैंने जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 डिफरेंस आप लोग के लिए लिस्ट कर रखे हैं। ऑलवेज ट्राई कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे एक डिफरेंस ज्यादा ही लिखो आप, है ना, हमेशा एक डिफरेंस ज्यादा लिखना है। जितने मार्क्स का उतने तो डिफरेंस लिखने ही लिखने हैं, कोशिश करिए एक ज्यादा लिखेंगे तो डेफिनेटली पक्के हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है, अगर आपके पॉइंट सही हैं तो, ठीक है। सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड्स इन SQL या MySQL, ठीक है। सो DDL, DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू दिस क्वेश्चन से, बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, which data will get added in table कंपनी बाय द फॉलोइंग कोड। ओके, ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड से कौन सा डेटा ऐड होगा। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ना, ये कहां से दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन है भाई आपका डेटाबेस से ही। डेटाबेस के कौन से पार्ट से, तो बेसिकली डेटाबेस में जब SQL की कनेक्टिविटी हमने सीखी थी पाइथन से, ये उसका पार्ट है कि किस तरीके से पाइथन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा वही प्रोसेस लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है MySQL कनेक्टर को, MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करना है, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है MySQL.connector.connect करके, MySQL.connector.connect करके अगर मैं यहाँ पे आज करके कुछ C डाल देता तो C.connect करके भी काम चल जाता, बट इन्होंने नहीं कर रखा है, नॉट अ प्रॉब्लम, इन्होंने पूरा लिखा है। सो MySQL.connector.connect इन्होंने किया, कनेक्ट किया तो इन्होंने ऑप्शनल में चॉइसेस ले लिए कि होस्ट डाल दो, यूजर डाल दो, पासवर्ड डाल दो और डेटाबेस डाल दो। जो होता है तो होस्ट स्पेसिफाई कर दिया, लोकल होस्ट जो डिफॉल्ट होता है, यूजर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सिस्टम, पासवर्ड डाल दिया हेलो, डेटाबेस डाल दिया कनेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम कर्सर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो हमने कनेक्शन किया है, जो कनेक्शन किया है उस कनेक्शन में डॉट करके कर्सर डालते हैं तो कर्सर क्रिएट हो जाता है हमारा। अब बेसिकली हम एक कमांड लिखते हैं, SQL कमांड लिखते हैं जो आप किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हो। फिलहाल मैं SQL में एक कमांड लिख रहा हूं, कमांड का नाम है इंसर्ट इनटू कंपनी नेम डिपार्टमेंट सैलरी। तो मुझे कंपनी में इंसर्ट करना है और किस किस कॉलम में करना है, मुझे नेम में करना है, डिपार्टमेंट में करना है, सैलरी में करना है, यहां मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो भी स्पेसिफाई कर दीजिए, वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या क्या है, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस। तो मैं क्योंकि पाइथन की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो मैंने परसेंटेज एस डाल दिया और कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूं। और इसी के साथ आपका ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट है खत्म हो चुका है। तो बेसिकली ये आपका पूरा SQL का पार्ट है, ठीक है। तो SQL में आपने इतना डेटा आपने स्टोर कर दिया है और बेसिकली ये स्टोर किस लिए किया है, ये आपने स्टोर किया है इसको क्वेरी करने के लिए। तो बेसिकली कमांड है ये एक। अब आप क्या करने वाले हो, वैल, ठीक है, मतलब जो वैल्यू आप यहाँ इंसर्ट करने वाले हो वो वैल्यू आपने एक पर्टिकुलर वेरिएबल में डाल दी, टपल में डाल दी है, ABC, DBA और 35,000 ये वैल्यूज आपने एक वेरिएबल में डाल दिए वैल में। अब आपने क्या किया है, कर्सर को एग्जीक्यूट किया है, जो कर्सर है ना उसको एग्जीक्यूट किया, डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें एग्जीक्यूट किया है SQL का कमांड एग्जीक्यूट किया है, SQL कमांड एग्जीक्यूट किया है और उसमें वैल डेटा को इंसर्ट कर दिया है। और इसके बाद करने के बाद कमिट कर दिया है कर्सर को, तो डेटा परमानेंटली राइट हो जाएगा। बेसिकली डेटा राइट क्या होगा, यही तो डेटा राइट होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, यही तो हो गया। पूछ क्या रहे हैं कि विच डेटा विल गेट एडेड इन टेबल कंपनी। तो बेसिकली करना क्या चाहते हैं, तो लंबे चौड़े कमांड से, इतने लंबे चौड़े सिंटेक्स से, कोड से आपको डराना चाहते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ डराने का काम है भाई, ठीक है। सिर्फ डरा रहे हैं आपको इतना लंबा चौड़ा काम दिखा के, है ना। डरना नहीं है, बस क्या करना है, समझना है क्या क्या है ये। और ये तो हमने प्रैक्टिकली समझ रखा है, पूरा कर रखा है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो A to Z पूरा आता है ये, ठीक है। जब आता है तो डरने की क्या बात है भाई। तो जब ये आपको आता है तो अब आप बस क्या कर सकते हो, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इससे डरे ना, एक एक लाइन को समझें और फाइनली ये चीज कंक्लूड करें कि हमें यही डेटा तो इंसर्ट करना है, ABC, DBA और 35,000, यही डेटा तो इंसर्ट हुआ, ABC, DBA, 35,000। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू विल सी इन योर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में यही नाम आप देखोगे। कौन सा डेटाबेस, तो डेटाबेस है भाई कनेक्ट। समझ में आया, यस, आई होप समझ में आ गया। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो इतना सिंपल सा इसका आंसर है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल आंसर है। तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा बहुत होता है, क्वेश्चंस आपको देंगे बहुत लंबे चौड़े, कॉम्प्लेक्स दिखने वाले, इतने गजब के सिंटेक्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे डराने के लिए आपको, बट
आपको बस डरना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, देखना है, कंसंट्रेट करना है, फोकस होकर आंसर करना है, घबराना नहीं है, इधर उधर नहीं बढ़ना है, ठीक है। ध्यान से अगर आप सोच के आंसर करोगे गलत होने का चांस ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, तो ये जरा सा आपको आंसर 2 मार्क्स देके चला जाएगा अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, डरे नहीं अगर आप, ठीक है। चलो, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर 5th क्वेश्चन, विच सेज राइट सिंटेक्स ऑफ द कंडीशंस गिवन बिलो। तो जो नीचे आपको कंडीशन दे रखी है, इन पर्टिकुलर कंडीशन का क्या करिए भाई, सिंटेक्स लिखिए। ओके, चलिए सिंटेक्स लिखते हैं। ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, तो एक कॉलम को ऐड करने के लिए सिंटेक्स लिखना है, लिख देते हैं भाई, चलो फटाफट। तो सिंटेक्स क्या होता है ऐड अ कॉलम का, तो पहले तो आपको ऑल्टर करना पड़ेगा टेबल को, है ना। तो ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आ जाएगा, टी नेम आ जाएगा, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर हम लिखेंगे ऐड कॉलम, क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम। तो कॉलम ऐड करना है, अब कॉलम का नाम डालेंगे, कॉलम का नाम क्या है, तो कॉलम का नाम क्या है, जो भी कॉलम का नाम आपका है, तो यहां आपको डाल देना है कॉलम का नेम, क्या डाल देना है, कॉलम का नेम। फिर कॉलम नेम के बाद क्या स्पेसिफाई करना है, आफ्टर कॉलम नेम यू नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। नेक्स्ट आपको डालना है डेटा टाइप, ठीक है, TYPE टाइप, है ना, डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। डेटा टाइप के बाद ऑप्शनल आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है साइज, डेटा साइज जो भी है, और इसके आगे फिर कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर देना अगर कोई भी कंस्ट्रेंट है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रेंट आ जाएगा, और फिर इसको ये सेमीकोलन से बंद कर देंगे, और यही है भाई आपका सिंटेक्स टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। ऑल्दो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, ये कॉलम कीवर्ड स्पेसिफाई करना इज नॉट कंपलसरी, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। सो दिस इज योर सिंटेक्स फॉर एडिंग अ कॉलम इन अ टेबल। नाउ नेक्स्ट सिंटेक्स इज योर डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। तो हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, तो सिंपल सी बात है भाई, सेम कहानी लिखनी है, ठीक है, सेम कहानी लिखनी है, बस ऐड की जगह ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, ड्रॉप अगेन ऑप्शनल चीज कॉलम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, फिर कॉलम का नाम। डन। तो ये आपका सिंटेक्स है दोनों चीजों के लिए। जरा देख चेक कर लेते हैं एक बार। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, इन्होंने स्किप कर दिया वो वर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और फिर कंस्ट्रेंट भी इन्होंने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, इन्होंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया बट ऑप्शनल है, फिर कॉलम का नाम एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका सिंटेक्स पूरा हो गया। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। सो दे वर आस्किंग फॉर द 2 सिंटेक्सेस। अगर आपने ये सिंटेक्स कंप्लीटली इनको प्रोवाइड कर दिए, सो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, दैट इज योर 2 मार्क्स। तो एक मार्क्स का दोनों पार्ट है, मतलब ऐड अ कॉलम के लिए 1 मार्क्स, डिलीट अ कॉलम के लिए 1 मार्क्स, और ये 1 मार्क्स के साथ आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। दैट इज योर 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो आफ्टर 5th क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6th वन। 6th क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल प्रीपेड। तो ये पर्टिकुलर टेबल है प्रीपेड, राइट माई सीक्वल कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके लिए आपको सीक्वल कमांड लिखना है। पहला है डिलीट अ कॉलम नेम मॉडल, तो इसमें से जो कॉलम नेम है मॉडल, ये कॉलम नेम डिलीट करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ डिलीट अ कस्टमर रिकॉर्ड वेयर कनेक्शन टाइप इज BSNL। ओके, तो जहां पे कनेक्शन टाइप BSNL है उसको डिलीट करना है। ओके, बेसिकली एक रो ऑपरेशन है, एक कॉलम ऑपरेशन है, मतलब ये DDL है, ये DDL है, DDL, और ये है DML। अब कैसे करते हैं देखते हैं भाई जरा। तो DDL में क्या करेंगे, ऑल्टर से शुरुआत करेंगे। सो ऑल्टर, अभी देखा इसका सिंटेक्स, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है भाई यहाँ पे प्रीपेड है। सो ऑल्टर टेबल प्रीपेड, ऑल्टर टेबल प्रीपेड, ठीक है, ऑल्टर टेबल प्रीपेड। फिर लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप ऑप्शनल चीज है कॉलम, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें मत डालें, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, यूजर के लिए डाला गया कि यूजर इजीली समझ पाए। सो ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम विच इज मॉडल। सो ड्रॉप मॉडल एंड दैट्स इट, यू आर डन विद योर फर्स्ट पार्ट। जो डिलीट करना है कॉलम को वो डिलीट कर दिया आपने, सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकंड इज डिलीट अ कस्टमर रिकॉर्ड वेयर कनेक्शन टाइप इज BSNL। तो जहां पे कनेक्शन टाइप BSNL है वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, सिंटेक्स इज डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है,
सो डिलीट फ्रॉम प्रीपेड अब आपको कुछ ऐसा ऐड करने की जरूरत नहीं है, रो कॉलम नहीं, डिलीट फ्रॉम प्रीपेड। नेक्स्ट डलेगा वेयर, वेयर कंडीशन क्या है, वेयर कनेक्शन इज इक्वल्स टू बीएसएनएल, वेयर कनेक्शन इज इक्वल्स टू वेयर कनेक्शन इज इक्वल्स टू बीएसएनएल। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हो, तो डिलीट फ्रॉम प्रीपेड वेयर कनेक्शन इज इक्वल्स टू बीएसएनएल, और इसी के साथ आपका क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी। तो ये है भाई आपका डीडीएल और डीएमएल कमांड्स फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके साथ आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको देखे जाएंगे 2 मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, जरा इसको समझेंगे, मतलब इसके आंसर्स देखेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, ओके, एक बार जरा आंसर देखेंगे, ये डिलीट करना था बेसिकली मुझे, मैंने पूरा रब कर दिया। सो ऑल्टर टेबल प्रीपेड ड्रॉप मॉडल, ऑल्टर टेबल प्रीपेड ड्रॉप मॉडल कॉलम इन्होंने स्किप कर दिया, जैसे मैंने कहा ऑप्शनल है। नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम प्रीपेड, डिलीट फ्रॉम प्रीपेड वेयर कनेक्शन इज इक्वल्स टू बीएसएनएल, सेकंड बिल्कुल मैच करता है। तो ये है भाई आपका क्या, ये है आपका सोल्यूशन टू योर विच क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ तो नहीं लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए भाई क्वेश्चन की जगह 1-1, तो 2 पार्ट्स है 1-1 मार्क्स के। सो इन टोटल दिस क्वेश्चन विल गिव यू 2 marks. So till now we have scored 6 questions we have done. So we have scored 12 marks in total out of 35. अब आगे बढ़ना है अपने को 7th क्वेश्चन पे to score more marks. 7th क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ऑप्शनल है, तो 7th, 8th और मोस्ट प्रोबेबली 12th क्वेश्चन आपको ऑप्शनल है, जितना मुझे अगर सही याद है तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ऑप्शनल, तो उसमें हम वैरायटी देख रहे होंगे भाई ऑप्शनल किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शनल की वैरायटी हमें पता चलेगी 7th। ये तो आपका आंसर ही हो गया। 7th क्वेश्चन पे अब हम अगर आगे बढ़े तो ये है आपका राइट सीक्वल कमांड्स फॉर 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स टेबल दे रखा है, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शनल, ये क्वेश्चन है ऑप्शनल, दिखेगा क्या आपको, बिल्कुल नॉर्मल सा है ना, बट ये है ऑप्शनल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल है क्वेश्चन, तो ये है ऑप्शनल आपका, ठीक है, ऑप्शनल है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भाई है तो ऑप्शनल बट क्वेश्चन नॉर्मल सा दिखेगा, ऑप्शन आपको आगे दिखेगा और कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, राइट सीक्वल कमांड्स फॉर 1 to 4, तो आगे देखने को मिलेंगे हमें क्वेश्चंस 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल स्पोर्ट्स। टेबल स्पोर्ट्स आपको दे रखी है, ये टेबल है जिसमें अगर मैं कहूँ तो मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स दिख रहे हैं। सबसे पहला है STUD नंबर, मतलब आई थिंक सो स्टूडेंट एंट्री नंबर होगा मोस्ट प्रोबेबली इसका फुल फॉर्म, क्लास नेम, गेम 1, ग्रेड, ओके गेम 1 में ग्रेड है, फिर गेम 2 और ग्रेड 1, ओके। तो गेम 2 में ग्रेड कंफ्यूजन कर दिया है, गेम 1 में ग्रेड जो है ग्रेड के नाम से दिया है कॉलम, गेम 2 में जो ग्रेड है वो दिया है ग्रेड 1 के नाम से, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। अब इस हिसाब से इन्होंने एंट्री कर रखी है, देखते हैं क्या है एंट्री भाई। सो एंट्री है 10 11 12 13 14 15, क्लास है 7th 8 7 7 9 10, नाम है समीर, सुजीत, कमल, वीना, अर्चना, अर्पित, गेम 1 है क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ग्रेड है BABCAA, गेम 2 में है स्विमिंग, स्केटिंग, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ग्रेड है इसमें गेम 2 में ACBAAC, ठीक है। तो बेसिकली स्कोर मतलब गेम फिर ग्रेड, गेम फिर ग्रेड, एक बच्चा 2 ग्रेड गेम ले सकता है तो उसके ग्रेड दे रखे हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शनल क्वेश्चन। अब ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे पहचानना है, तो देखो बीच में और लिखा हुआ है, हमेशा आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी इंटरनल क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइसेस आते हैं, अगर इंटरनल चॉइसेस गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से कुछ सेलेक्ट करने हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से कुछ सेलेक्ट करना है, तो बीच में और लिखा हुआ है। अब इस और से ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि सर हमें क्या इसमें से और नीचे वाले पार्ट में से कुछ एक अटेम्प्ट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज नॉट द सीन। ध्यान से समझिएगा चीज क्या है। आपको करना क्या है भाई, क्वेश्चन को डिकोड करना है नंबर के हिसाब से। मतलब देखो क्वेश्चन कितनी नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। अब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ 2 पार्ट दिख रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, हर क्वेरी 1-1 नंबर का दे रखा होगा, हर क्वेरी 1-1 नंबर की है, ये 1 नंबर की, 1 नंबर की, 1 नंबर की, 1 नंबर की, ठीक है। अब ये 1-1 नंबर की क्वेरी है, तो बेसिकली आपको अगर 2 मार्क्स स्कोर करने तो 2 क्वेरी करनी पड़ेगी। आप ये 3 क्वेरी थोड़ी कर रहे होगे,
ठीक है। तो बेसिकली आपको दो क्वेरी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो चॉइस है वो क्या है, वो ये है कि ये इसमें से और इसमें से एक चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है, या ऊपर वाले दो क्वेश्चन करने हैं या नीचे वाले दो क्वेश्चन करने हैं। अब बेसिकली ये कैसे पता चलेगा ऊपर वाले करने हैं कि नीचे वाले करने हैं, या फिर कैसे ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, ये कैसे पता मुझे। तो बेसिकली और लिखा हुआ है और इनकी नंबरिंग क्या है 1 2 और नीचे नंबरिंग क्या है 1 2, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसे ही 1 2 1 2 ही कर रखी है। तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार मुझे क्या है इनमें से कुछ दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी दो उठाने और दो क्वेरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम तो चारों ही देखेंगे, ठीक है, हम तो चारों ही देखेंगे, ठीक है। डिस्प्ले द गेम्स टेकन अप बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्प्ले द गेम्स टेकन अप बाय द स्टूडेंट्स, ओके। उन गेम्स को डिस्प्ले करना है, गेम्स के नाम आपको बताने हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं और जिनके नाम, जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्प्ले द गेम्स टेकन अप बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। तो उन बच्चों के नाम आपको उन गेम्स के नाम आपको बताने हैं जो बच्चों ने लिए हैं और जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लाइक ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, राइट, टू चेक दिस कि ए से स्टार्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो बेसिकली हम करेंगे क्या भाई, यहाँ चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम क्वेरी लिखें तो क्वेरी क्या हो जाएगी भाई, तो क्वेरी हो जाएगी डिस्प्ले द गेम्स टेकन अप बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट इज, आई विल राइट सेलेक्ट, ठीक है। एक्चुअली सेलेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम विच टेबल। सो फ्रॉम टेबल का नाम देखेंगे पहले, ठीक है। सो फ्रॉम टेबल का नाम क्या होने वाला है, टेबल का नाम है भाई स्पोर्ट्स, टेबल का नाम क्या है स्पोर्ट्स है टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम है स्पोर्ट्स, ठीक है। सो फ्रॉम स्पोर्ट्स, फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब यहां पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन आपको ये दे रखी है वेयर द नेम ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट विद ए, ठीक है। सो वेयर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम स्टार्ट्स विद ए, तो मुझे सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, अर्चना और अर्पित, ठीक है। तो यहां मैं वेयर क्लॉज डालूंगा, वेयर, अब यहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक वाला ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। वेयर नेम लाइक, है ना, यहां आप इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखोगे, ए से स्टार्ट करना है तो ए परसेंटेज, ये वेयर क्लॉज हो गया आपका। अब देखो लाइक में हमने क्या पढ़ रखा है, लाइक में हमने दो चीजें पढ़ रखी है, लाइक में हमने पढ़ रखा है परसेंटेज और हमने पढ़ रखा है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब फिक्स्ड कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, एग्जैक्टली इतने कैरेक्टर्स चाहिए, ये मतलब होता है वेरिएबल। मतलब अगर मैंने आपको लिखा है, आपके लिए मैंने लिखा है ए परसेंटेज, मतलब ये कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो ए से स्टार्ट हो रही है और आगे कितने भी कुछ भी लिखा हुआ है, कितने भी लेटर्स हैं, सो वो है ए परसेंटेज। और ए अंडरस्कोर लिखा हुआ है मतलब ए के बाद एग्जैक्टली एक आना चाहिए, एक कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं लाइक में, याद आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब इसमें से सिलेक्ट करना क्या है, सो वी नीड टू सेलेक्ट द गेम्स, वी नीड टू सेलेक्ट व्हाट, वी नीड टू सेलेक्ट गेम्स। अब गेम देखो क्या क्या है, तो गेम 1 और गेम 2, वी नीड टू सेलेक्ट गेम 1 एंड गेम 2। सो हम करेंगे गेम 1 कॉमा गेम 2, ठीक है। गेम 1 कॉमा गेम 2, सेलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। अब देखो यहाँ हो सकता है रेपिटेशन हो, जैसे हो सकता है यहाँ रेपिटेशन भी हो रहा है, अर्चना ने बास्केटबॉल लिया, क्रिकेट लिया, अर्पित ने क्रिकेट लिया, एथलेटिक्स लिया, क्रिकेट रिपीट हो रहा है। तो ये वो नहीं कह रहे हैं कि आपकी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दे आर नॉट सेइंग दैट, दे आर ओनली सेइंग कि उन बच्चों के नाम जिनके ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनके गेम्स मुझे बता दीजिए। तो हमने बता दिया भाई बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, इस तरीके से ले रखे उन्होंने, ठीक है। एक बार इसका आंसर भी तुरंत चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझने में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो तुरंत समझेंगे एक एक क्वेरी और उसका आंसर देखते चलेंगे, ठीक है। तो अगर इसका मैं आंसर आपको दिखाऊं तो दिस इज व्हाट, सेलेक्ट गेम 1 गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो फ्रॉम स्पोर्ट्स सबसे पहले लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, गेम मतलब सेलेक्ट क्या करना है वो बाद में लिखेंगे। फ्रॉम स्पोर्ट्स, फिर कंडीशन लिखनी है वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। तो आपने क्या लिखा, जहां पे नाम जो है ए से स्टार्ट होता है, ए परसेंटेज मतलब ए से स्टार्ट होता है, ए अंडरस्कोर मतलब एग्जैक्टली ए के बाद ए के लेटर आना चाहिए, परसेंटेज मतलब कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बस पहला लेटर ए होना चाहिए। ऐसा नाम, ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होते हैं और आगे कितने भी लेटर्स आ सकते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए परसेंटेज से। इसका मतलब है आगे कितने भी लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। और क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, गेम 1 और गेम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का क्वेरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू कॉलम नेम्ड मार्क्स। ठीक है, अब आपको एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम होगा मार्क्स। ठीक है, तो बेसिकली ओके, इस पे तो आ ही जाते हैं अपन, इस पे तो जरूरत पड़ेगी अपने को, लिखेंगे तो इसी पे ना। तो ये अपना है सेकंड पार्ट। ठीक है, और एक बार जरा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये टेबल है, इसमें आपको एक कॉलम और ऐड करना है जिसका नाम होगा मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स नाम से हम टेबल ऐड करने, सॉरी कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो हमें देखो, जब भी कॉलम ऐड करना है, स्ट्रक्चर ऐड करना है, तो हमेशा हमें करना पड़ेगा टेबल को ऑल्टर। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। अब टेबल का नाम डाल देंगे भाई जिस टेबल को ऑल्टर करना है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या देखिए, टेबल का नाम है स्पोर्ट्स। ठीक है, सो ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स। तो आपने स्पोर्ट्स को ऑल्टर कर दिया, करना क्या आपको ऑल्टरेशन में ऐड करना है, तो लिखेंगे ऐड। ठीक है, कॉलम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे कॉलम का नाम लिखिए। सो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, मार्क्स है। अब बेसिकली देखो यार, यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से कुछ नहीं दे रखा ना, नेम्ड मार्क्स, बस आगे कुछ नहीं दे रखा, क्या डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप आप कुछ भी डाल सकते हो, बट लॉजिकल रखना। मार्क्स का डेटा टाइप क्या हो सकता है, देखो इंटीजर हो सकता है ना, तो हम इंट डाल देंगे। अब आप इंटीजर मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप कुछ भी डाल सकते हो, मैं फिलहाल इंट डाल देता हूँ। ठीक है, इंट, और फिर इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये हो गया आपका कमांड, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड मार्क्स इंट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड मार्क्स इंट। अब देखो, ये चीज भी सजेस्टेड है कि आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे तो मत करिए, बट लिखोगे तो बेटर रहता है, बट मत लिखो, जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी जरूरत होती नहीं है वैसे। ठीक है, आप बिना लिखे भी काम चला सकते हो। तो इस तरीके से आपके कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका ऐड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये हो गया आपका पहला पार्ट, मतलब आपका जो 7th क्वेश्चन था उसमें ऑप्शनल चीजें हैं, या तो ये अटेम्प्ट करिए सेट, या ये अटेम्प्ट करिए। हमने ये अटेम्प्ट कर लिया, तो मुझे अगर मेरे दोनों पार्ट सही हैं तो मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जो मिल चुके हैं। अब इसका कोई सेंस नहीं बनता कि ये अटेम्प्ट करने के बाद आप ये अटेम्प्ट करो, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है पेपर, वो सीधे सीधा आपका ये क्वेश्चन काट देगा, अपने अटेम्प्ट कर रखा है पहले वाला। मतलब वो सिंपल देखते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले अटेम्प्ट कर रखा है, जो अटेम्प्ट कर रखा है वो चेक करेंगे, नेक्स्ट वाला वो काट देंगे डायरेक्टली, सीधे सीधे कट। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये मत सोचिएगा सर हमको 2 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, चारों पार्ट आते हैं हमें, नो दैट वोंट बी द सीन। ठीक है, सो डोंट डू दैट। चलिए, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया हमारा, अब चलेंगे और वाले पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे। सो राइट अ क्वेरी टू असाइन अ वैल्यू 200 फॉर मार्क्स for all those who are getting grade B और grade A in both game 1 and game 2. Okay, marks इन्होंने अभी कॉलम मुझे ऐड करवाया है ना, मार्क्स कॉलम में भी ऐड करा है। नाउ दे आर सेइंग कि यार आप मार्क्स को ऐड करो, डेटा ऐड करो, मार्क्स में डेटा ऐड करो, और असाइन कर दो 200 वैल्यू फॉर ऑल दोज हु आर गेटिंग ग्रेड बी और ग्रेड ए इन बोथ गेम 1 एंड गेम 2। तो अगर गेम 1 गेम 2 में ए बी मिला है तो आप क्या करो, ओके सॉरी, गेम 1 और गेम 2 में अगर ए बी मिला है, गेम 1, ठीक है, गेम 1 में ग्रेड ए रहे, गेम 2 में ग्रेड ए रहे, अगर ए बी मिला है ना, ए बी अगर मिला है, ए मिला या बी मिला, मतलब इसमें बी तब भी ग्रेड सेम, ए मिला है तो, अब जैसे ए सी है तो ए में सेम ग्रेड, फिर बी बी है तो सेम, मतलब एक ग्रेड, फिर सी ए, यहाँ पे ए है तो एक ग्रेड, ए एक ग्रेड, ए एक ग्रेड। ठीक है, तो सबको सेम ग्रेड मिल जाएगा, सेम मार्क्स मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, और मार्क्स क्या चाहिए हमें, 200 चाहिए, मतलब दोनों में से किसी भी अगर उसमें और लिखा है, क्योंकि ठीक है और लिखा हुआ है, हु आर गेटिंग ग्रेड बी और ग्रेड ए इन बोथ गेम 1 एंड गेम 2, तो गेम 1 और गेम 2 में अगर उनका ए और बी है तो आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, क्वेरी करना है 200 मार्क्स। सही, ठीक है, सही, 200 मार्क्स आपको वहां पे लिखने हैं। तो लेट्स डू दैट, लेट्स क्वेरी फॉर दैट। ठीक है, तो गेम 1 और गेम 2 दोनों में से ही अगर उनके जो है स्कोर जो है ए बी है तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे यार देखो, हम ये नहीं करेंगे, हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा को, और तो मार्क्स एम्प्टी है फिलहाल, मार्क्स जो कॉलम है वो एम्प्टी है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे उसमें डेटा ऐड करेंगे, नो, व्हाट वी वुड बी डूइंग, वी वुड बी अपडेटिंग द डेटा। तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट, तो अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, और अपडेट के बाद फिर लिखते हैं टेबल का नाम। ठीक है, अब टेबल का नाम क्या भाई, सो टेबल नेम इज स्पोर्ट्स, तो अपडेट स्पोर्ट्स, अपडेट स्पोर्ट्स, है ना, और हमें सेट कर देनी है, मतलब स्पोर्ट्स टेबल को अपडेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू सेट कर रहे हैं, सेट और कॉलम का नाम आएगा, किस कॉलम को सेट कर रहे हो, सो मार्क्स कर रहे हो, जो आपने ऐड किया उसको ऐड मतलब कर रहे हो सेट, तो सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू, क्या कर रहे हो, 200 सेट कर रहे हो, है ना, सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, 200 मार्क्स सेट कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली हम मार्क्स सेट कर रहे हैं 200। ठीक है,
और आगे कंडीशन क्या दे रखा है, हु आर गेटिंग ग्रेड बी और ग्रेड ए इन बोथ गेम 1 एंड गेम 2, ठीक है। सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 200 वेयर अच्छा टेबल देख लें पहले जरा, तो ग्रेड इज इक्वल्स टू ए वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए और ग्रेड इज इक्वल्स टू या ग्रेड ए चाहिए या ग्रेड बी चाहिए, और या तो इस ग्रेड में ए बी हो जाए या फिर जो सेकंड गेम है उसमें ग्रेड ए बी हो जाए, मतलब ग्रेड 1 में ए बी हो जाए, और ग्रेड 1 इज इक्वल्स टू ए और ग्रेड 1 इज इक्वल्स टू बी। तो या तो ग्रेड 1 ए हो जाए या ग्रेड 1 बी हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या ग्रेड ए हो जाए या ग्रेड बी हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं मार्क्स को सेट कर दूंगा 200, ठीक है। सो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं कि भाई जहां पर भी ग्रेड ए बी है, जहां पर भी ग्रेड ए बी है, ए या बी है, या फिर जब ग्रेड 1 जो है ए बी है, वहां पे मार्क्स सेट कर दो 200, वही हमने कर दिया। एक बार जरा चेक कर लेंगे अपनी क्वेरी को, ठीक है। सो अपडेट स्पोर्ट्स है ना, अपडेट स्पोर्ट्स सेट मार्क्स इज इक्वल टू 200, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 200 है ना, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए और ग्रेड इज इक्वल टू बी और ग्रेड 1 इज इक्वल टू ए और ग्रेड 1 इज इक्वल टू बी, वही सिचुएशन लिख दी। ऑल तो इस तरीके से मत लिखिएगा यार, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से लिखा हुआ आंसर, इस तरीके से प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके लिखिएगा, ब्यूटीफाई करके लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, अपडेट टेबल का नाम सेट मार्क्स इज इक्वल टू 200 वेयर कंडीशन डाल दीजिए, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता इस बात से, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपके फोर्थ पार्ट पे, एक्चुअली नॉट फोर्थ पार्ट पे, और के सेकंड पार्ट पे, ठीक है, और के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सो राइट अ क्वेरी टू अरेंज द होल टेबल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, ठीक है। सो आपको पूरे टेबल को, जितना भी टेबल है, पूरे टेबल को अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, मतलब नेम जो है ना, नेम, ओके सॉरी, ओके नेम जो है ना, नेम दिख रहा है, अब नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। अर्पित और अर्चना में आर आर सेम सीपी, तो अर्चना पहले आनी चाहिए, फिर अर्पित आना चाहिए, फिर समीर और सुजीत में से समीर पहले आना चाहिए, फिर सुजीत आना चाहिए, फिर सॉरी आई जे के होता है ना, आई जे के, तो के पहले आएगा ना, तो अर्चना, अर्पित, कमल, फिर समीर, फिर सुजीत, फिर वीना, इनकी डिटेल्स इस तरीके से अरेंज होकर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा नेम में, तो बस वही हम यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, सो सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट करना है, सेकंड पार्ट चल रहा है, सेलेक्ट करना है फ्रॉम, तो फ्रॉम वेयर, कहाँ सेलेक्ट करना है, फ्रॉम, वही टेबल अपनी वही है, कौन सी है, स्पोर्ट्स है, टेबल का नाम क्या है, स्पोर्ट्स है, सो फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, फ्रॉम स्पोर्ट्स है ना। अब आगे वेयर वगैरह नहीं लगेगा, कंडीशन नहीं लगेगी, ऑर्डर बाय क्लॉज लगेगा, ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। अब जो आप कर रहे हो वो सिलेक्ट तो कर रहे हो, जो चीज करना चाह रहे हो, तो सेलेक्ट क्या करना है, हमें सब कुछ सेलेक्ट करना है, SELECT, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑर्डर बाय नेम। तो मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है स्पोर्ट्स में से और अरेंज कर देना है नेम के हिसाब से, ठीक है। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ले लेता है, मुझे कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सेलेक्ट एवरीथिंग स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल ऑर्डर बाय नेम कॉलम, ठीक है। आंसर मैच करेंगे एक बार, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑर्डर बाय नेम कॉलम, सेमी कॉलम से कंप्लीट कर देंगे। सो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शंस देखने को मिले, ठीक है। तो ऑप्शंस कैसे, 2 क्वेरीज में आ गए ऑप्शंस, ठीक है, मतलब ये आपके 4 क्वेश्चन दे दिए, 2 मतलब 4 क्वेरीज दे दी और 2 क्वेरीज में से ऑप्शन दे दिया कि ये 2 क्वेरीज करिए या ये 2 क्वेरीज करिए, दोनों 2 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेरी 1 मार्क कैरी करता है, तो ये आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। तो इस तरीके से आपके देखने को मिल सकता है बहुत बार क्वेश्चंस का अरेंजमेंट, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन भाई, मतलब ये ऑप्शनल वाला पार्ट ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन क्या है भाई, सो वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग विच लैंग्वेज, ओके। अब 8th क्वेश्चन क्या है भाई, 8th क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है ना, 8th क्वेश्चन भी ऑप्शनल है, 7th है, 8th है और आगे शायद मेरे ख्याल से 12th है शायद ऑप्शनल, मोस्ट प्रोबेबली 12th ऑप्शनल, ठीक है। तो एक्चुअली 12th, हाँ शायद मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे, वी विल सी दैट, ठीक है। तो 8th ऑप्शनल मुझे दिख रहा है, वाई 8th इज ऑप्शनल, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे तो 2 ही पार्ट दिख रहे हैं भाई यहाँ पे,
ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ऑप्शनल है, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग पार्ट्स में से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ 1-2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दिख रहे हैं, इसके बाद और में नेक्स्ट और क्वेश्चन है उसका पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बेसिकली कोई भी 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब सीन क्या है देखिए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 8th में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 8th में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, और फिर इसके बाद आपको ऑप्शनल में मिलेगा जिसमें अगेन फर्स्ट सेकंड होगा। आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, एंड फॉर दैट यू विल बी अवॉर्डेड विद 3 मार्क्स, क्योंकि अब आपका सेक्शन चेंज हो गया है। हम आ चुके हैं सेक्शन बी में, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आ गए हम सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में अब हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन बी जो है 3 मार्क्स का होने वाला है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग विच लैंग्वेज, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन, बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी मैन, लैन एंड मैन, तो बड़ा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 2 मार्क्स का होगा। तो ये 8th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब ये 1 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का है। सो इन टोटल ये आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं जरा, ठीक है। सो वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग विच लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई अब वेब पेज बनाने के लिए, यस यू गॉट दैट राइट, वेरी गुड। तो आप यूज करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, HTTP तो प्रोटोकॉल यूज होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। किसने बनाई थी भाई, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1990 में बनाई थी। 1990 में जब टिम बर्नर्स-ली ने www का डिस्कवरी करी थी, एक्चुअली इन्वेंशन किया था, जब उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी, तब उसी के साथ उन्होंने वेब ब्राउजर्स पे सपोर्ट होने वाली वेब पेजेस बनाए थे, जो आप इस HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं। उन्होंने उसी समय हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स का भी कंसेप्ट दिया था, ठीक है। सो ही वॉज अ ग्रेट मैन, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। सो लैन और मैन में आपको डिफरेंस करता है। सबसे पहले तो स्टार्ट करिएगा इनके फुल फॉर्म से। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर लिख दीजिएगा लैन प्राइवेटली ओन होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली ओन करती है लैन को। मैन क्या होता है, मैन प्राइवेटली ओन नहीं हो सकता, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, तो वो जो है पब्लिकली ओन होती है, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद लैन क्या है, सिक्योर है। मैन क्या है, सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं लैन जो है बहुत रिलायबल है, तेज काम करती है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस है उसमें। बट मैन में क्या है, तेजी से काम नहीं करती, स्पीड डेटा ट्रांसफर कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं। तो वो सब डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। तो वो सब डिफरेंसेस एक बार दिखाते हैं। पहले जरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का क्या है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज को डिस्प्ले करना है, सो यू विल यूज व्हाट, अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। सो लैन और मैन का डिफरेंस ये मैंने आप लोग के लिए लिख दिया, ठीक है। So what is the difference between LAN and MAN? So LAN का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, LAN stands for local area network. LAN is local area network. What is MAN? MAN stands for metropolitan area network. MAN stands for metropolitan area network. LAN's ownership is private, ठीक है। LAN को जो ओन करता है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करता है, हो सकता है एक ही इंसान करता हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन करती हो, बट प्राइवेट ओनरशिप है। मैन क्या है, मैन्स ओनरशिप कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। मैन प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक होती है। एक्चुअली मैन क्या है, मैन डिपेंड करता है। मैन जो है साइज में हो सकता है एक बिल्डिंग ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, 2 बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता हो, ये पूरी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, पूरी सिटी को कनेक्ट कर सकता है, टाउन्स को कनेक्ट कर सकता है। सिटी बहुत बड़ी है तो हो सकता है सिटी के कुछ पार्ट को कवर कर रहा हो, बट सिटी छोटी है तो हो सकता है 2 सिटीज को भी कवर कर ले, ठीक है, टाउन्स को तो कवर करता ही है। तो साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा उतना ही पब्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्राइवेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। लैन में अगर मैं देखूं तो स्पीड ऑफ लैन इज हाई। स्पीड लैन की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ मैन इज एवरेज, इसकी एवरेज होती है, कम होती है, मतलब लैन से कम होती है। लैंस डिजाइन एंड मेंटेनेंस इज इजी। लैन को डिजाइन करना और मेंटेन करना बहुत आसान है। रीजन क्या, साइज। जब छोटा है लैन तो उसको डिजाइन करना और मेंटेन करना बहुत आसान है, क्योंकि मैन जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको बनाना भी डिफिकल्ट है और मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। मैन्स डिजाइन एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट देन लैन। लैन से डिफिकल्ट है, ये नहीं कि कंप्लीटली डिफिकल्ट है, मैन से डिफिकल्ट है, ठीक है। लैंस कॉस्ट इज हाई बट लेस देन मैन, ठीक है। लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बट मैन के कंपैरेटिवली जो है कम होती है, ठीक है, बट लेस देन मैन। मैन्स कॉस्ट इज हायर देन लैन, ठीक है।
मतलब बेसिकली लैन आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट मैन ज़्यादा कॉस्टली है, मैन से कम कॉस्टली पड़ता है लैन, और मैन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है लैन के कंपैरिजन में। डेफिनेटली साइज बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। देयर इज मोर फॉल्ट टॉलरेंस इन लैन, लैन में फॉल्ट टॉलरेंस होती है, मतलब कुछ भी मतलब इसकी क्षमता होती है फेलियर्स को झेलने की, ठीक है। बट अगर मैं मैन की बात करूँ तो इसमें क्षमता नहीं होती फेलियर्स को झेलने की। सो देयर इज लेस फॉल्ट टॉलरेंस इन मैन इन कंपैरिजन टू लैन। बेसिकली जब हम लैन मैन को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव टर्म की बात कर रहे हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस इसमें ज़्यादा, इसमें कम, ठीक है। इसकी कॉस्ट कम, उसकी कॉस्ट ज़्यादा, इसका डिज़ाइन और मेंटेनेंस ईजी, उसका डिफिकल्ट, इसकी स्पीड ज़्यादा, उसकी कम, ये प्राइवेटली ओन होती है, पब्लिकली ओन होता है, इसका फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन लैन या मैन। तो बेसिकली या तो आप ये दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करिए, ठीक है, तो डिफरेंस है, मतलब दूसरे तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 8th क्वेश्चन में या तो ये दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट या सेकंड पार्ट, ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, या फिर आपको ये ऑप्शनल है क्वेश्चन, अगर याद हो 8th क्वेश्चन ऑप्शनल है, या फिर आप ये दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करिए, आपको ये 2 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है, इफ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब अगर मैं सारे जितने भी होस्ट्स हैं, सारे डिवाइसेस हैं, उनको एक सेंट्रल हब से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, सो इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, मतलब ये एक सेंट्रल हब हो गया, और इससे मैं क्या कर रहा हूं, बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दूं, तो इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, यस यू गॉट दैट राइट, इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टार हो गया भाई, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी हो गया, सही है। हाउ इज, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ इज कोएक्सियल केबल डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल कैसे डिफरेंट है ऑप्टिक फाइबर केबल से, ठीक है। सो ऑप्टिक फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर से कोएक्सियल केबल कैसे डिफरेंट है, सो दैट वी नीड टू आंसर, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है भाई, सो बेसिकली कोएक्सियल केबल होती है जो कॉपर से मिलकर बनती है, ठीक है, मतलब कॉपर वायर्स होते हैं, और एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिकल करंट पे बेस्ड होती है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होने वाली है। बट ऑप्टिक फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक फाइबर किस पे काम करता है, तो ऑप्टिक फाइबर लाइट पे काम करता है। इसके अंदर आपको ग्लासेस देखने को मिलते हैं, ना कि कॉपर वायर्स देखने को मिलते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब ऑप्टिक फाइबर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू कोएक्सियल केबल्स। बाकी आप ये भी देखने को मिलता है आपको कि जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं उनको सेटअप करना मुश्किल है, यूज़ करना मुश्किल है, इसको सेटअप करना बहुत आसान है, यूज़ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, एक बार पूरी लिस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट आंसर से। तो फर्स्ट आंसर क्या है भाई आपका, सो इफ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अगर सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं तो इस टाइप की टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, जहां पे हर डिवाइस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो डिफरेंसेस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कोएक्सियल केबल, सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसमें सिग्नल ट्रांसफर होता है। और अगर मैं बात करूं ऑप्टिक फाइबर की, तो ऑप्टिक फाइबर में कैसे होता है, ऑप्टिक फाइबर में इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल इन लाइट फॉर्म, यहां पे जो डेटा है वो लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, कॉपर वायर्स एक्सेट्रा, तो ये प्लास्टिक्स कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है। बट ऑप्टिक फाइबर केबल क्या है, ऑप्टिक फाइबर केबल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड ग्लासेस, ये प्लास्टिक्स और ग्लासेस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कोएक्सियल केबल इज लेस, तो जो कोएक्सियल केबल की जो कॉस्ट है वो कम होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिक फाइबर इज हाई, ऑप्टिक फाइबर की कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत महंगा होता है। इंस्टॉलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज इजी, इसको इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। ऑप्टिक फाइबर केबल को इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इंस्टॉलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल इज डिफिकल्ट। कोएक्सियल केबल्स आर लेस अफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे, सपोज जैसे कि ये अगर एक वायर है, ठीक है, इस वायर में सपोज आपको क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ले आया, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, आपका जो कोएक्सियल केबल है वो बहुत कम इफेक्ट होगा, और ऑप्टिक फाइबर केबल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर यहीं पे ऑप्टिक फाइबर होता तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता। सो ऑप्टिक फाइबर केबल इज अफेक्टेड अ लॉट विद ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट कोएक्सियल केबल इज अफेक्टेड वेरी मच लेस इन कंपैरिजन टू योर ऑप्टिक फाइबर। कोएक्सियल केबल इज अफेक्टेड वेरी मच लेस ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। आपको कोएक्सियल केबल और क्या है, ये क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करती है, ये लाइट फॉर्म में करती है, ये कॉपर वायर्स का यूज़ करती है, प्लास्टिक का यूज़ करती है, ये बेसिकली क्या करती है सिर्फ प्लास्टिक और ग्लासेस का यूज़ करती है। ठीक है, ये कॉस्ट इसकी बहुत कम है, इसकी कॉस्ट क्या है ज़्यादा है कंपेरेटिव टू कोएक्सियल केबल। इसको इंप्लीमेंट करना इंस्टॉल करना आसान है, इसको इंप्लीमेंट करना ये इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है, बट अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टिक फाइबर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाती, मतलब इसका यूज करना मतलब हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, so these cables are not affected due to external magnetic field, coaxial cables are less affected due to external magnetic field। तो ये कम अफेक्ट होती है बट होती है, ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्या आपका, ये हो गया कोएक्सियल केबल और ऑप्टिक फाइबर में डिफरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन अगेन मुझे कुछ पार्ट्स में दिख रहा है। 9th क्वेश्चन अगेन कुछ पार्ट्स में है, क्योंकि 9th क्वेश्चन तो यार आपका 3 मार्क्स का होना चाहिए ना, यहाँ 1 मार्क क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये मल्टीपल पार्ट्स में है, यहाँ 1 भी लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पार्ट अभी फिलहाल हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 9th क्वेश्चन का, ये कहता है इज इट कंपल्सरी टू प्रोवाइड वैल्यूज फॉर ऑल कॉलम्स ऑफ अ टेबल व्हाइल एडिंग रिकॉर्ड्स, गिवन एग्जांपल। ओके, तो सपोज हम कभी भी कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी भी टेबल में, तो क्या वहां पर हर वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है। जैसे कि सपोज मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पे सपोज एस, मतलब सपोज ये रोल नंबर है आपका, ठीक है, रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सपोज नेम है, ठीक है, यहाँ पे सपोज नेम है, यहाँ पे सपोज आपके मार्क्स हैं। ठीक है, अब सपोज आपने अपना नाम, रोल नंबर तो एंटर कर दिया 1, यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया आपने सपोज कुछ भी। ठीक है, फिर आप मार्क्स एंटर नहीं करना चाहते, तो क्या ये एंटर करना कंपलसरी है, इसके बिना आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे डेटा को। सो आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू ऐड ऑल वैल्यूज व्हाइल एडिंग डेटा टू योर टेबल। इट इज ऑलवेज दैट कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हो या नल यूज कर सकते हो। अगर नल अलाउड है तो नल यूज कर सकते हो, नल अलाउड नहीं है तो आप डिफॉल्ट यूज करके डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपने कॉलम स्पेसिफाई कर रखा है तो आप वो कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो, वो कॉलम ही लिखने की जरूरत है, बाकी सब डेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा सीन है, नो इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रोवाइड वैल्यूज फॉर ऑल कॉलम्स ऑफ अ टेबल व्हाइल एडिंग रिकॉर्ड्स, वी कैन यूज नल वैल्यूज वेयर एवर वैल्यूज आर मिसिंग। ठीक है, जैसे कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1, नल, सेल्स, 89,000, तो यहाँ पे नल्स यूज कर लेना इन्होंने। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि जरूरी नहीं है हमेशा यूज करना। इवन सपोज अगर मेरे पास ऐसे है, इस तरीके से सपोज मेरे पास है रोल नंबर, है ना, और रोल नंबर, फिर मेरे पास है सपोज नेम, फिर मेरे पास है सपोज मार्क्स, इस तरीके से सपोज मेरे पास डेटा है, मतलब टेबल है और इसमें सपोज इस तरीके से कॉलम्स है। अब मैं सपोज करता हूँ इंसर्ट इनटू, है ना, सपोज मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम लिख देता हूँ जो भी टेबल का नाम है, और यहाँ पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई कर देता हूँ वो कॉलम का नाम जिसमें मुझे स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं कहता हूँ रोल नंबर और नेम, तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, सिर्फ मुझे 2 वैल्यूज प्रोवाइड करने की जरूरत है, तीसरी प्रोवाइड भी करने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट चलो सपोज मैंने ये लिखा ही नहीं, मैं सारे ही वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यूज, है ना, वैल्यूज लिख सकता हूँ, वैल्यूज लिख सकता हूँ। और सपोज मैंने रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, फिर नाम भी प्रोवाइड कर दिया, बट अब मेरा मार्क्स प्रोवाइड करने की इच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिफॉल्ट, या मैं डिफॉल्ट भी लिख सकता हूँ, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखी है, वेल एंड गुड, वही वैल्यू आ जाएगी जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखी है, या फिर जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाल रखी है, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। ठीक है, मतलब अगर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी गई है तो वहाँ नल रहता है। नॉट नल स्पेसिफाइड तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है, नॉट नल स्पेसिफाइड तो अलग कहानी है, तब तो आपको डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि अगर आपने डिफॉल्ट डाल दिया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन। ठीक है, जो 1 मार्क्स का था तो ये आपको 1 मार्क्स देके जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या है आपका, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, गिवन द कमांड बिलो, तो यहाँ एक कमांड लिखी हुई है, देखिए अगर आप देख पा रहे तो, दिस इज योर कमांड गिवन टू यू। ठीक है, सो कमांड इज डिलीट फ्रॉम टॉयज वेयर टॉय नेम लाइक s_t%, ठीक है, विच रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड बाय द अबव कमांड। ओके, मतलब ये टेबल दे रखी है टॉयज, ठीक है, इस टॉयज पर आप ये कमांड डाल रहे हो, डिलीट फ्रॉम टॉयज, टॉयज में से डिलीट करना है, वेयर टॉय नेम लाइक s_,
एस अंडरस्कोर टी परसेंटेज, इसमें से क्या क्या डिलीट होगा, विच रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड बाय द अबव कमांड। तो बेसिकली आपको ये वेयर कंडीशन समझनी है कि वेयर क्लॉज क्या कह रहा है। जहां पे टॉय नेम मतलब कॉलम दे रखा है टॉय नेम, जहां पे एस अंडरस्कोर टी परसेंटेज है। अब एस अंडरस्कोर टी परसेंटेज मतलब एस अंडरस्कोर टी परसेंटेज मतलब भाई यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। परसेंटेज का मतलब होता है कितनी भी वैल्यूज हो जाना, तो यहाँ कुछ भी वैल्यूज अलाउड है, तो यहाँ मैं डैश लगा देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। बट जहां पर भी अंडरस्कोर लिखा हुआ है वहां पे मतलब एग्जैक्टली एक ही कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है, स्टार्टिंग एस से होनी चाहिए, थर्ड कैरेक्टर आपका टी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ मुझे पहला दिख रहा है, बट पहले में दिक्कत ये है एस से शुरुआत तो हो रही है, बिल्कुल एस से शुरुआत हो रही है, टी के बाद जितने मर्जी लेटर्स विजिबल हैं, बट एस और टी के बीच में 2 ए है, ठीक है। एक होता तो चलता, 2 नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली एक कैरेक्टर चाहिए, तो ये मेरा डिलीट नहीं होगा। सेकेंड देखेंगे एस ए टी आर है, तो ये फिर थोड़ा सा बहुत मैच कर रहा है, एस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टी के बाद एम्पल नंबर ऑफ लेटर से फर्क नहीं पड़ता, और बीच में क्या है ए है, तो एस और टी के बीच में एग्जैक्टली एक कैरेक्टर दिख रहा है, तो यस ये डिलीट हो जाएगा। थर्ड अगर देखें तो शुरुआत ही ए से हो रही है, बट सेकंड तो एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एन नंबर ऑफ मतलब कितने भी नंबर्स हैं, और बीच में पी है, तो यार एस और टी के बीच में पी है, तो ये तो काम करना चाहिए, पर दिस वोंट वर्क क्योंकि स्टार्ट एस से नहीं हो रहा, तो दिस वोंट वर्क, ठीक है। फिर एस टी पी ओ जी में देखो क्या है, तो एस टी पी ओ जी में मुझे एस दिख रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर टी दिख रहा है, बट एस और टी के बीच में एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो दिस वोंट वर्क, मुझे एटलीस्ट एक कैरेक्टर चाहिए। फिर एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल, एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल, तो एस से शुरुआत हो रही है, टी के बाद कुछ भी कैरेक्टर्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, बीच में एक लेटर है एक्स, तो मेरा ये चल जाएगा। फिर लिखा हुआ एस ट्रिपल ए टी, तो एस है टी है, बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट बीच में 3 ए आ गए, 3 नहीं चलेंगे यार, 3 नहीं चलेंगे, तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी, सॉरी दिस विल ऑल्सो बी नॉट, सॉरी दिस विल ऑल्सो नॉट बी डिलीटेड, ठीक है, दिस वुड एज वेल बी देयर। तो वी गॉट 2 आंसर्स, ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स है जो हमारे डिलीट हो जाएंगे, विच वुड बी एस ए टी आर ए और एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल, एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल और एस ए टी आर ए, ये डिलीट हो जाएंगे। तो बेसिकली यही आपको डिलीट करना है, ठीक है। सो वी नीड टू डिलीट दीज 2 पार्ट्स, ठीक है, एस ए टी आर ए और एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल, ठीक है। तो ये आप डिलीट कर देंगे इसमें से, राइट। चलिए, तो आपका बेसिकली यहाँ से आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर मुझे दिख रहा है ये वाला और बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों डिलीटेड हो जाएंगे, 17 एस ए टी आर ए 17 एंड एस एक्स टी डब्ल्यू एन एल, ठीक है। चलिए देखते हैं। So the command has a like clause with s underscore t percentage, which means all the toy names that start with the letter s and has third letter as t will be deleted. तो start s से हो रहा है और third letter अगर t है तो delete हो जाएगा, जैसे कि 17 and s x t w n l will be deleted, ठीक है, तो ये delete हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे हमने क्या किया, आंसर निकाला, तो हमारा आंसर आ गया, और दिस विल रिवॉर्ड यू विद 2 मार्क्स। तो 9th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 9th क्वेश्चन के है 3 मार्क्स का, जिसके सेकंड पार्ट करके आपको सेकंड 2 नंबर मिलेंगे और फर्स्ट पार्ट करके आपको 1 नंबर मिलेगा, इन टोटल इट विल गिव यू 3 मार्क्स, ठीक है, 9th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम लोग 10th क्वेश्चन पे, एंड 10th क्वेश्चन इज समवॉट लाइक राइट सीक्वल एसक्यूएल, ठीक है, राइट सीक्वल कमांड्स फॉर 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। सो एम्प्लॉय टेबल के बेसिस पे आपको क्या लिखना है, कमांड लिखनी है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल देखो, ये एम्प्लॉय टेबल ही दे रखी है आपको। एम्प्लॉय टेबल में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स दिख रहे हैं और फिर 10 रोज दिख रही हैं, ठीक है, जिसमें पहला है एसआर नंबर, फिर है नेम, फिर है बेसिक, फिर है डिपार्टमेंट, फिर है डेट ऑफ ऐप, मोस्ट प्रोबेबली डेट ऑफ एप्लीकेशन, फिर एज और फिर सेक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट्री है 1 to 10 और मैं ये रीड नहीं कर रहा हूँ डेटा पूरा, ठीक है, यू वेरी वेल नो दैट, ठीक है। अब ये एक एम्प्लॉय टेबल में से आपको क्या करना है, क्वेरी करना है। अब क्वेरी से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है तो हमें ये चीज़ें क्वेरी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है राइट अ क्वेरी टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर मोर देन 34 ईयर्स ओल्ड सॉर्टेड बाय नेम। ओके, वेल एंड गुड। तो आपको उन एम्प्लॉइज के नाम बताने हैं जिनकी एज 34 से ज़्यादा है और नेम के ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब सॉर्ट करना है आपको नेम से, ठीक है। ज़रा करते हैं, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट अ क्वेरी, है ना, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो पहले तो फ्रॉम कर लेंगे, है ना, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, है ना, एक बार एग्जैक्ट वो देख लेते हैं, एम्प्लॉइज है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय,
ठीक है, एम्प्लॉय से मुझे करना है क्वेरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, वेयर एज जो है क्या है 34 से ज्यादा है मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, वेयर हु आर मोर देन 34 ईयर्स ओल्ड, 34 से ज्यादा है जिनकी एज, वेयर एज इज ग्रेटर देन 34, इक्वल्स टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन लिखा, वेयर एज इज ग्रेटर देन 34, वेयर एज इज ग्रेटर देन 34, राइट, मोर देन 34 ईयर्स ओल्ड, सॉर्टेड बाय नेम, ठीक है, सॉर्ट भी क्या करना है, नेम से करना है, तो ऑर्डर बाय लिख देते हैं, सॉर्ट नहीं भाई, ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय नेम, सेलेक्ट क्या करना है भाई, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है पहले वो तो देख लें, सेलेक्ट राइट अकॉर्डिंग टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज, नेम चाहिए तो सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 34, ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, तो जहां पर भी नेम सॉरी एज 34 से ज्यादा है वहां से आपको क्वेरी करना है, ठीक है। चलिए सो एक बार इसका आंसर देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 34, ऑर्डर बाय नेम, बिल्कुल सेम कमांड लिखा हुआ है, ऑल्दो हमने सेमीकोलन से एंड नहीं किया, इसको सेमीकोलन से एंड करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट बढ़ेंगे सेकंड क्वेरी पे। Second query says, write a query to display a report listing name, basic, department and annual salary. Annual salary equals to basic into 12. ओके, आपको एक क्वेरी लिखना है जिसमें रिपोर्ट बन जाए, ठीक है, रिपोर्ट में क्या है, नाम आना चाहिए, बेसिक सैलरी आनी चाहिए, डिपार्टमेंट आना चाहिए और एनुअल सैलरी आना चाहिए, और एनुअल सैलरी का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है बेसिक इंटू 12, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेरी है, बस सेलेक्ट में गेम खेला गया है, ठीक है, तो जरा करते हैं, तो फ्रॉम एम्प्लॉय ही है ना, फ्रॉम ठीक है, सो फ्रॉम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय टेबल में सबको फ्रेच करना है फ्रॉम एम्प्लॉय, और सेलेक्ट क्या करना है भाई, सो फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट नेम, बेसिक, डिपार्टमेंट एंड एनुअल सैलरी, सेलेक्ट नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम, बेसिक, डिपार्टमेंट, अच्छा इनका पहले नाम एग्जैक्टली देख लीजिएगा क्या है टेबल में, ठीक है, नेम है, बेसिक है, डिपार्टमेंट है ना, नेम, बेसिक और डिपार्टमेंट ही है, ठीक है, नेम, बेसिक एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, सेलेक्ट नेम, बेसिक एंड डिपार्टमेंट, सेलेक्ट नेम, बेसिक एंड डिपार्टमेंट, सेलेक्ट नेम, बेसिक, डिपार्टमेंट एंड एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी और सेलेक्ट करनी है, और एनुअल सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक इंटू 12, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहां लिखेंगे बेसिक इंटू 12, बेसिक इंटू 12, ठीक है, और इसको हम एलियस दे देंगे क्या, विच इज योर एलियस दे देंगे हम इसको एनुअल सैलरी। अब आप यहाँ पे एज यूज करें ना करें डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्पेस नहीं डालने वाले, स्पेस नहीं है एनुअल सैलरी में, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं डालेंगे हम, ठीक है, तो हम डाल सकते हैं स्पेस बिना, मतलब सैलरी और एनुअल सैलरी में स्पेस नहीं, बट यहाँ पे तो है ना, सो एनुअल सैलरी, ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दीजिए, इट वुड बी गुड, ठीक है, सो बेसिक इंटू 12 एनुअल सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट इज इट, सेलेक्ट नेम, बेसिक, डिपार्टमेंट, बेसिक इंटू 12 एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सो बहुत बेसिक सा गेम खेला गया सेलेक्ट के साथ, ठीक है, मैनिपुलेट किया गया, तो देखिएगा, सिलेक्ट नेम, बेसिक, डिपार्टमेंट, कॉमा, फिर बेसिक इंटू 12 स्पेस एनुअल सैलरी, अब यहाँ पे आप बीच में एज लगा सकते हो, इट्स ऑप्शनल, आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ, एनुअल सैलरी, इन्होंने स्पेस भी दे दिया, मैंने स्पेस भी नहीं दिया, ठीक है, स्पेस दोगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने जरूरी है, स्पेस नहीं दोगे तो जरूरी नहीं है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब यहाँ एनुअल और सैलरी के बीच में स्पेस है ना, तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने जरूरी है, बट अगर ये स्पेस आपको नहीं डालना है, नहीं डालते तो इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगाने जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमारा एज इट इज मैच हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन द एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल में ये डेटा इंसर्ट करना है, तो वेल एंड गुड करते हैं, चलिए, सो इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू किस टेबल में भाई, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज क्या क्या करनी है भाई, सो 11th विजय ठीक है, 11th विजय 9,300 फाइनेंस, 9,300 फाइनेंस, फिर 13,798, 13,798 मतलब जिस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको आउट टेबल में देखना है किस तरीके से दिया हुआ, डेट डालते समय, ठीक है, तो डेट मंथ और ईयर ही दे रखा है, ये तो दिख रहा है लास्ट में है, ठीक है, ये देखो अब मंथ 12 क्रॉस नहीं कर रहा है, बट ये डेट्स जो है 12 क्रॉस कर जाएगी तो डेट्स हो गई हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से डालना है जिस तरीके से डाला है 13,798, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या डालना है आपको, आफ्टर दिस इंसर्ट क्या करना है, और मेल है ना, 35 एंड मेल, 35 एंड कॉमा 35 एंड मेल, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इंसर्ट कमांड, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 11th विजय 9,300 फाइनेंस 13,798 35 मेल, ठीक है। चलिए सो इसको एक बार चेक करेंगे, सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 11 कॉमा विजय कॉमा 9,300 कॉमा फाइनेंस कॉमा 13,798 कॉमा 35 कॉमा मेल, ठीक है, इनवर्ट, फिर सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है भाई, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, तो सेमीकोलन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, which is next question is write a query to count the number of employees who are either working in personal or computer department। तो आपको क्वेरी करना है टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज हैं जो पर्सनल और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू क्वेरी दैट। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आ जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज पर्सनल या कंप्यूटर्स, है ना, पर्सनल हो या कंप्यूटर्स हो, एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या नाम वही है, डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर या पर्सोनल, है ना, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू पर्सनल और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, क्लियर। सिलेक्ट करना क्या है, सिलेक्ट तो देखिए क्या करना है, ओके काउंट करना है, जहाँ पे पर्सनल, ओके पर्सनल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डबल एन आना चाहिए, डबल ई डाल दिया मैंने, पर्सोनल काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज पर्सनल और डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट, select count star from employee where department is equals to personnel or department is equals to computer। So if you want to count the number of employees who are either working in personnel or computer department, you need to write what, you need to write this query। अब यहाँ हमने काउंट स्टार क्यों यूज किया है, वाई नॉट काउंट और फिर कॉलम स्पेसिफाई किया है, तो यार एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, काउंट स्टार में रिवाइज कराता हूँ, काउंट स्टार और काउंट कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप लिखते हो काउंट स्टार, यूजुअली लोगों की हैबिट होती है काउंट स्टार लिखने की, और एक होती है काउंट कॉलम, लोग समझते हैं कि ये चीज़ सेम है, यार ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है।
अगर आपको जितने भी कॉलम्स है सब कुछ लिस्ट करना है, मतलब जैसे सपोज हो सकता है ना एक पर्टिकुलर टेबल है ना, एक पर्टिकुलर टेबल है, इसमें ये रो कॉलम्स हैं, फिर रोज हैं, ठीक है। अब हो सकता है इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, इसमें नल है, इसमें वैल्यू है, इसमें नल है, इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, या इन सब में नल है सपोज। इस तरीके से कहानी है। अब अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि मुझे जो है सपोज मैंने कर दिया काउंट कॉलम, ठीक है, काउंट स्टार मैंने कर दिया, काउंट स्टार, तो काउंट स्टार करेगा तो काउंट स्टार क्या करेगा, जितने भी रोज हैं सबको काउंट करेगा, भले ही वो नल है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, वो सब काउंट करेगा, काउंट स्टार सारी वैल्यूज को काउंट करता है। बट अगर आपने डाल दिया काउंट और कॉलम, जैसे मैंने कहा इस कॉलम को मुझे काउंट करके बताओ, तो इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं भले ही वो नल है या नहीं है वो मुझे काउंट करके, सॉरी भले ही वो नल है कि नहीं है, उसमें से नल वैल्यूज हटा दी जाएंगी और फिर बिना नल की वैल्यूज वो रिटर्न करेगा, मतलब इसमें से सिर्फ 2 ही आंसर देगा ये, ठीक है। तो मतलब अगर नल वैल्यूज हटानी है तो काउंट कॉलम डालिए, एक पर्टिकुलर रो में से उस नल वैल्यू को हटा के काउंट करना है तो काउंट कॉलम डालिए। बट अगर आपको सारे टेबल के सारे कॉलम सारे रोज को काउंट करना है तो यू विल यूज काउंट स्टार। तो काउंट स्टार बेसिकली यूज होता है एक टेबल में सारी रोज को काउंट करने के लिए, ठीक है। काउंट स्टार कॉलम, सॉरी काउंट कॉलम यूज होता है नल वैल्यूज को हटा के काउंट करने के लिए, और इसी में आप काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम भी यूज कर सकते हो। एक और इसके अंदर स्पेशलिटी आती है, खासियत आती है, काउंट पैरेंथेसिस डिस्टिंक्ट कॉलम, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, तो यहां से डिस्टिंक्ट और नॉट नल वैल्यूज देगा, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल में जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है डुप्लीकेट्स हटा देगा और नॉट नल वैल्यूज को काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं यार लेक्चर्स में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए एक बार, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, तो सिलेक्ट काउंट स्टार मैच हम कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स शॉपी एंड एसेसरीज। तो एक टेबल शॉपी यहाँ है, एक टेबल एसेसरीज की यहाँ पर है, तो शॉपी और एसेसरीज में से आपको कुछ क्वेरीज का आंसर देना जो आपको आगे मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेरीज है, मतलब चारों ही क्वेरी करने की जरूरत है आपको, ठीक है। 11th क्वेश्चन है। चलिए शॉपी क्या है, देखो शॉपी में क्या देखने को मिल रहा है, शॉपी मुझे देखने को मिल रहा है शायद मेरे ख्याल से ये शॉप की आईडी है, शॉप का नाम है शायद, और एरिया है, ठीक है। तो शॉप की आईडी S01 ABC कंप्यूटरॉनिक्स, वाओ नाइस। एरिया इज सीपी दिल्ली में, तो दिल्ली का शायद दे रखा है ये। S02 ऑल इन्फोटेक मीडिया GK2, ठीक है। S03 टेक शॉपी CP, S04 गीक्स टेक्नो सॉफ्ट नेहरू प्लेस, यस ये दिल्ली का ही है। S05 हाईटेक टेक स्टोर नेहरू प्लेस, ठीक है। ये आपके शॉपी है, मतलब शॉप्स की लिस्ट है, शॉप को आईडी दे रखी है, शॉप के नाम है और एरिया है कहाँ पर है वो शॉप्स। फिर आपको दे रखा है एसेसरीज, ठीक है। हर शॉप नंबर, सॉरी एसेसरी का नंबर है, ठीक है। नाम है कि क्या है उस एसेसरी का, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस वगैरह, LCD, है ना। फिर प्राइस है 12,000, 5,500, 300, 13,000, है ना। और आईडी दे रखी है S01, S01, S02। तो ये बेसिकली आईडी क्या है, बेसिकली ये आपकी यही वाली आईडी है, शॉप आईडी है, ठीक है। तो शॉप आईडी वहाँ पे लिखी हुई है। अब बेसिकली आपको क्वेरी क्या करना है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको क्वेरी करना है टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल द एसेसरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेम और प्राइस बताना है एसेसरीज का इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। तो प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में उनके नेम और प्राइस बताने, ठीक है। सो एसेसरी टेबल यहाँ पे है, ठीक है। सो नेम और प्राइस बताने हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। तो प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जरा फटाफट कर लेते हैं। सो फ्रॉम एसेसरीज, अब यहाँ मैटर करता है फ्रॉम लिखना क्योंकि 2 टेबल है, ठीक है। सो फ्रॉम एसेसरीज, टेबल की स्पेलिंग देखते हैं, ACCESSORIES, है ना, ACCESSORIES, ठीक है। सो फ्रॉम एसेसरीज आपको क्वेरी क्या करना है, कोई कंडीशन है, यस कंडीशन है, वेयर आगे कुछ कंडीशन नहीं है, नेम, सॉरी टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल द एसेसरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ कंडीशन नहीं है, बस ऑर्डर बाय क्लॉज आपको लगाना है, ऑर्डर बाय, क्योंकि कंडीशन नहीं है ना, तो सीधे सीधे ऑर्डर कर दो बस आप कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर किस हिसाब से करना है आपको, ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। ऑर्डर बाय आपको करना है प्राइस, ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करना है, प्राइस। और सेलेक्ट क्या करना है बेसिकली आपको, तो ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट, तो वी नीड टू सेलेक्ट द नेम एंड प्राइस, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस। तो ये तो इजी सा सिंटेक्स था,
अब इजी क्वेश्चन था। तो सेलेक्ट नेम प्राइस फ्रॉम एसेसरीज ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है, और हम सेमीकोलन नहीं भूलेंगे। आंसर चेक करेंगे एक बार। तो सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम एसेसरीज ऑर्डर बाय प्राइस, सिंपल सा सिंटेक्स था, बढ़िया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले आईडी एंड एस नेम ऑफ ऑल शॉपी लोकेटेड इन नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस में जितनी भी शॉप्स अवेलेबल है उनकी आईडी और नाम चाहिए, बढ़िया, वेल एंड गुड, इजी है, ठीक है। लेट्स सी दैट, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए होगी पहली वाली टेबल। तो एरिया जहाँ पे नेहरू प्लेस है उसका मुझे नाम और आईडी चाहिए, ठीक है। जरा करते हैं फटाफट। सो फ्रॉम, अब यहाँ फ्रॉम मैटर करता है, क्या लिखते हो आप, फ्रॉम शॉपी, डबल पी है ना, नहीं डबल ई है, फ्रॉम शॉपी। अब ऑर्डर बाय वगैरह कुछ नहीं, वेयर है सीधे सीधे, फ्रॉम शॉपी वेयर, वेयर क्या, वेयर एरिया इज नेहरू प्लेस, ठीक है, वेयर एरिया इज इक्वल्स टू वेयर एरिया इज इक्वल्स टू नेहरू प्लेस, ठीक है, वेयर एरिया इज इक्वल्स टू नेहरू प्लेस, ठीक है। सेलेक्ट क्या करना है, select from Shopee where area is equals to Nehru Place, select what, select ID and S name, ठीक है, select ID comma S name। तो शॉप का नाम चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, शॉपी टेबल में से जहां पर भी एरिया जो है नेहरू प्लेस है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। सो सेलेक्ट आईडी कॉमा एस नेम फ्रॉम शॉपी वेयर एरिया इज इक्वल्स टू नेहरू प्लेस। तो जहां पर भी एरिया नेहरू प्लेस है वहां से आईडी और नाम मुझे चूज करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दिस वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच नेम ऑफ एक्सेसरीज। मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बचाना है हर एक्सेसरीज का, ओके, वेल एंड गुड, अच्छा क्वेश्चन है। एसेसरीज है, एसेसरीज में बहुत सारी मदरबोर्ड्स हैं, ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, और कोई मदरबोर्ड नहीं है, दो मदरबोर्ड्स हैं, बट दोनों की प्राइस अलग अलग है। इसका प्राइस 12,000 है, सॉरी, और ये मदरबोर्ड 13,000 का। तो आपको क्या करना है, नाम के हिसाब से प्राइस फिल्टर करना है कि इनमें से लोएस्ट क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर मुझे दिख रहा है माउस भी दो ही दिख रहे हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क भी दो ही दिख रही है, कीबोर्ड भी दो ही दिख रहा है, एक्चुअली सब दो दो ही दिख रहा है, तो एक मैक्सिमम मिनिमम ही आएगा। बट ऐसा अगर बहुत बड़े डेटा में बेस में से मैं कहूँ तो चीज़ें अच्छी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, हम इसको रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं वैसे। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। सो फ्रॉम एसेसरीज, ठीक है, फ्रॉम एसेसरीज हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। सो फ्रॉम एसेसरीज, सेलेक्ट फ्रॉम एसेसरीज समथिंग वेयर, अच्छा वेयर वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है ना, कंडीशन कुछ भी नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ भी कंडीशन, टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस, सॉरी टू डिस्प्ले मिनिमम मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच नेम ऑफ एसेसरीज, ठीक है। बट हाँ, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, मिन मैक्स करना है तो ऑर्डर बाय करना पड़ेगा नेम के हिसाब से। मतलब आपको ये चीज़ जरूर करनी पड़ेगी, आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि ये मदरबोर्ड वाले साथ में आ जाए, ये मदरबोर्ड वाले साथ में आ जाए एक साथ, और उसमें से फिर मिन मैक्स निकाल लो, कीबोर्ड वाले साथ में आ जाए, हार्ड डिस्क वाले साथ में आ जाए। तो मुझे ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, सॉरी ग्रुप बाय करना पड़ेगा नेम, तो मुझे करना पड़ेगा ग्रुप बाय नेम। तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप बाय कर दूंगा नेम, और मैं सेलेक्ट क्या कर लूंगा भाई, इसमें सेलेक्ट क्या कर लूंगा, मैं इसमें सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट मिन और मैक्स। तो मैं मिन सेलेक्ट कर लूंगा, मिन ऑफ व्हाट, मिन ऑफ प्राइस, ठीक है, एंड मैक्स ऑफ प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो है ना, इसको एलियास भी दे दूंगा, प्राइस, ठीक है, एलियास दे दूंगा क्योंकि नहीं तो कमांड आएगा पूरा। तो मैं इसको लिख दूंगा मैक्सिमम अंडरस्कोर प्राइस, और यहां लिख दूंगा मिनिमम प्राइस, ठीक है, सॉरी यहां नहीं आएगा, सही है। सो मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस चाहिए आपको, है ना। चलिए लेट्स सी, पहले मिनिमम चाहिए ना, पहले मिनिमम चाहिए फिर मैक्सिमम चाहिए, यस। सो सेलेक्ट मिन ऑफ प्राइस, ठीक है, ये लिखा है आपने, मिन ऑफ प्राइस, मिनिमम प्राइस, ऐसा ही कुछ।
सिलेक्ट मिन ऑफ प्राइस मिनिमम, ओके मैक्सिमम गलती से मैंने उल्टा लिख दिया, मिनिमम में मैक्सिमम लिख दिया, मैक्सिमम में मिनिमम लिख दिया, तो सही कर देता हूँ मैं, चलिए। ठीक है, मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। सो फ्रॉम मिन मिनिमम प्राइस निकालना है, ठीक है। सो सिलेक्ट मिन प्राइस मिनिमम प्राइस कॉमा मैक्स प्राइस मैक्सिमम प्राइस। नेम, ओके नाम भी चाहिए क्या आपको, वो तो देखा ही नहीं यार हमने, नेम भी चाहिए क्या इसमें, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। टू डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच नेम ऑफ एसेसरी, ओके मैक्सिमम मिनिमम प्राइस, बट नाम एसेसरी का नाम भी तो बताना पड़ेगा यार, तो गलत चीज़ करें, यहाँ लिख देते हैं नेम, है ना, नेम भी तो चाहिए, तो सही लगा था वैसे इन्वर्टेड कॉमा गलती से लगा था बट सही लग गया था अब सही हो गई हमारी क्वेरी। नेम भी तो चाहिए, आपने कहा मिनिमम है 12,000, बट किस चीज़ के प्राइस है भाई वो 12,000, ये भी तो बताना पड़ेगा, तो हार्ड डिस्क का प्राइस है, ठीक है। नेम फ्रॉम एसेसरीज ग्रुप बाय नेम, तो नेम से ग्रुप करना है, नेम कॉलम पे ग्रुप मारना है, ग्रुप बाय क्लॉज डालना है, फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, प्राइस मतलब प्राइस का डेफिनेटली मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, साथ में आपको उस प्रोडक्ट का नाम भी मेंशन करना है कि जिस प्रोडक्ट का आपने मिनिमम मैक्सिमम निकाला है, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्वेरी हो गया पूरा, राइट। चलिए वेल एंड गुड, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, सॉरी इस पे नहीं, इस पे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सो टू डिस्प्ले नेम कॉमा प्राइस ऑफ ऑल एसेसरीज एंड द रिस्पेक्टिव एस नेम वेयर दे आर अवेलेबल, ओके। तो डिस्प्ले नेम, आपको नेम डिस्प्ले करना है, प्राइस डिस्प्ले करनी है ना, ऑफ ऑल एसेसरीज, हर एसेसरी का नेम और प्राइस एंड द रिस्पेक्टिव एस नेम वेयर दे आर अवेलेबल, और वो प्राइस जहाँ पर भी जिस भी शॉप पे अवेलेबल है उसका नाम, ठीक है, तो एस नेम। अब देखो दिक्कत, अब यहाँ पे, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप पे ये ज्वाइन का क्वेश्चन है, ये कैसे, देखो यहाँ पे आपको नेम मिलेगा, प्राइस मिलेगी, शॉप का नाम आपको यहाँ मिलेगा, आप ज्वाइन कैसे करोगे, आप ज्वाइन करोगे आईडी पे, ये आईडी इससे ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो इस आईडी पे ज्वाइन लगाओगे आप बेसिकली, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है, इस आईडी पे हम ज्वाइन लगा सकते हैं, राइट, समझ में आया ना, आईडी पे ज्वाइन लगा सकते हैं, एस नेम इस टेबल से निकालेंगे और बाकी नेम और प्राइस से निकालेंगे, चलिए करते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम करेंगे फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम चेंज हो जाएगा, फ्रॉम दोनों चाहिए, फ्रॉम एसेसरीज भी चाहिए, फ्रॉम एसेसरीज भी चाहिए, और एसेसरीज के साथ साथ आपको शॉपी भी चाहिए, शॉपी भी चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम एसेसरीज कॉमा शॉपी वेयर अब क्या होना चाहिए, एसेसरी डॉट, जो आईडी है, ठीक है, तो एसेसरीज डॉट आईडी इज इक्वल्स टू शॉपी डॉट आईडी, शॉपी डॉट आईडी। अब ये भी देख लो भाई, कॉलम आईडी ही है कि कुछ और है, हमने कुछ और तो नहीं डाल दिया, तो देखो एसेसरीज में आईडी है नाम, है ना, और शॉपी में भी आईडी ही है नाम, तो सही डाला है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो शॉपी की स्पेलिंग गलत लिखी है समय, शॉपी, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना क्या है वो डाल दीजिए, सेलेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपको नेम चाहिए एसेसरी का, तो एसेसरी डॉट नेम, तो आपको एसेसरी से नेम चाहिए, कॉमा एसेसरी से प्राइस भी चाहिए, ठीक है, एसेसरीज डॉट प्राइस भी चाहिए, साथ में आपको शॉप का नेम भी चाहिए जो शॉपी से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉमा कॉल लगाएंगे, फिर शॉपी डॉट क्या आने वाला है भाई, एस नेम, ठीक है, शॉपी डॉट एस नेम, ठीक है। तो सेलेक्ट एसेसरीज डॉट नेम, एसेसरी डॉट प्राइस, शॉपी डॉट नेम, सॉरी शॉपी डॉट एस नेम, फ्रॉम एसेसरीज शॉपी वेयर एसेसरी डॉट आई डी इज इक्वल टू शॉपी डॉट आई डी, सिंपल से सिंटेक्स है, राइट। चलिए एक बार इसको देखेंगे सही आंसर है कि नहीं है। सो टू डिस्प्ले नेम प्राइस ऑफ ऑल एसेसरीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एस नेम विद देयर वेयर दे आर अवेलेबल, ठीक है। सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा एस नेम, ओके, इन्होंने एसेसरी डॉट नेम, एसेसरी डॉट प्राइस और शॉपी डॉट एस नेम नहीं किया है,
ऑल दो ये बिना उसके भी चल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट यू यार कभी भी बिना कॉलम के ऐसे मत लिखिए। मतलब जो टेबल आप यूज़ कर रहे हैं टेबल डॉट करके लिखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब सेम नाम का कॉलम होते हैं ना तो इस तरीके से वो क्वेरी करना इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी चाहिए हमेशा। ये मैंने आपको हमेशा गुड प्रैक्टिस बताई कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। बट आंसर शीट में यही है तो चलो ठीक है छोड़ो, ठीक है। सो सेलेक्ट नेम प्राइस कॉमा एस नेम, बट हम वही यूज़ कर रहे हैं है ना अपना। फ्रॉम एसेसरीज ए, ओके इन्होंने एलियस भी दे दिया, यस टेबल एलियस देना भी इज अ गुड आइडिया। मतलब जो हमने बार बार क्या किया है यार, हमने बार बार एसेसरीज डॉट आई डी लिखा है, शॉपी डॉट आई डी लिखा है। हम इसकी जगह क्या कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको एलियस दे सकते थे। हम कर सकते थे एसेसरीज ए कॉमा शॉपी एस, मतलब एसेसरी के लिए ए यूज़ करेंगे, शॉपी के लिए एस यूज़ करेंगे। तो हमें लंबा चौड़ा ये एसेसरी डॉट आई डी नहीं करने की जरूरत है, ए डॉट आई डी और शॉपी डॉट आई डी करने के बजाय एस डॉट आई डी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एसेसरी डॉट नेम के बजाय ए डॉट नेम और सॉरी हाँ, और एसेसरी डॉट प्राइस की जगह ए डॉट प्राइस और शॉपी डॉट एस नेम की जगह एस डॉट एस नेम। तो चीज़ें फायदेमंद हो जाती है। देखो कितना स्पेस बढ़ेगा, छोटा होकर चीज़, ठीक है। तो डेफिनेटली यूजफुल है ये, तो करना चाहिए। तो एसेसरी को ए इन्होंने दिया एलियस, शॉपी को एस दिया, वेयर ए डॉट आई डी इज इक्वल टू एस डॉट आई डी, वही चीज़ लिखिए ए डॉट आई डी इज इक्वल टू एस डॉट आई डी। उसमें से मुझे नेम प्राइस और एस नेम सेलेक्ट करके दे दीजिए, बट इनको यहाँ पर भी लिखना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। लोग स्किप कर देते हैं तो मोस्टली टाइम जो है सही आंसर आ जाता है, बट कभी कभार चीज़ें फंस जाती है। ऐसे टेबल होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है टेबल का जिसमें इस चीज़ में आंसर फंसा देते हैं लोग, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू आंसर इट वेरी केयरफुली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी पूरी, ठीक है। तो ये हमने 4 क्वेरीज करी, तो 4 क्वेरीज से हमें 4 मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें 4 क्वेरी से 4 मार्क्स मिल गए, तो 11 क्वेश्चन में हमने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है योर 12th क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन। सो व्हाट इज योर 12th क्वेश्चन? सो 12th क्वेश्चन से इज यू हैव ऑप्शन, ठीक है। तो यस आपका 7th 8th और 12th के ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर भी ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। विच इज़ आपको अगेन वही चीज़ दे रखी है कि या तो ये अटेम्प्ट करिए पूरा सेट, ठीक है, या फिर ये अटेम्प्ट करिए पूरा सेट। अगेन वही चीज़ दे रखी है इन्होंने, कहानी फिर से रिपीटेड। तो इन दोनों में से एक चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। पहले अगर मैं देखूं तो 12th के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। इन ऑर्डर to allow data transfer from server to only the intended computers where which network device is required in the lab to connect the computers. In order to allow data transfer from server to only the intended computer. Okay, तो अगर आप सर्वर में से सिर्फ एक इंटेंडेड कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, सर्वर से एक इंटेंडेड कंप्यूटर, मतलब सपोज ये सर्वर है, सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप सर्वर से एक इंटेंडेड कंप्यूटर पे ही डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, सो इट इज रिक्वायर्ड कि आप क्या करो, आप किस डिवाइस से कनेक्ट करो ये पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये डिवाइस क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा भाई, ठीक है, स्विच हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से डेटा आए और मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ तो इसी को जाए, तो हम स्विच यूज करेंगे, राइट। नाउ विच नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज एन इंटेलिजेंट हब? किस नेटवर्क डिवाइस को मैं एक इंटेलिजेंट हब की तरीके से जानता हूँ? तो इंटेलिजेंट हब की तरीके से भाई मैं स्विच को ही जानता हूँ। स्विच ही तो है भाई इंटेलिजेंट हब। हब क्या करता है, पूरे डेटा मतलब देखो, अब चलो फिर से समझाता हूँ, मैं रिवाइज कराता हूँ। तो हब और स्विच में क्या डिफरेंस है भाई? तो हब और स्विच दोनों ही डेटा ट्रांसफर के काम आते हैं, कनेक्टिविटी के काम आते हैं अलग अलग पीसीस को। तो क्या है, सपोज ये आपका डिवाइस है, अब ये स्विच या हब हो सकता है, इससे अलग अलग नोड कनेक्टेड है, इससे एक ये पीसी कनेक्टेड है, इससे एक ये पीसी कनेक्टेड है, इससे एक ये पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, ये पीसी कनेक्टेड है, ये पीसी कनेक्टेड है, ये पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से पीसी कनेक्टेड। अब अगर ये हब है तो क्या होगा कहानी, अगर ये हब है तो क्या होगी कहानी कि जब इस पीसी से सपोज मैंने डेटा भेजा, अब मुझे भेजना है सपोज इस पीसी को, तो होगा क्या, ये हब क्या करेगा, क्योंकि ये एक डम मशीन है, ये क्या करेगी, ये डेटा अपने पास लेगी और ये बाकी सबको दे देगी, इसको भी 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 दे देगी, जिसको चाहिए वो रख लेगा, बाकी सब रिजेक्ट करके वापस कर देंगे। बट है तो गलत चीज़ है, ज़्यादा सबके पास रही है, अब एक्सेप्ट तो कोई भी कर सकता है डेटा, गलत चीज़ है। इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपका हब, ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़, सॉरी, इससे बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हब, जो एक इंटेलिजेंट हब है एक तरीके, सही, हम यूज़ कर सकते हैं स्विच, SWITCH, स्विच, जो एक इंटेलिजेंट हब है। आफ्टर रिप्लेसिंग हब विद स्विच, जो एक इंटेलिजेंट हब है, हम एक और काम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे चाहिए डेटा इस पीसी में जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सेंड किया, स्विच पे आ गया। अब स्विच क्या करेगा, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है,
अब क्या होता है जब यहाँ से डेटा आता है तो पैकेट स्विचिंग की वजह से आता है, मतलब हर पैकेट में एड्रेस होता है, मैक एड्रेस का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्विच में। तो बेसिकली जब इस स्विच के पास डेटा पैकेट आया तो इस स्विच ने समझ लिया अच्छा मुझे इस पैकेट को इस कंप्यूटर के पास पहुँचाना है, तो बेसिकली ये स्विच क्या करेगा, ये पैकेट लेगा और ये बाकी सबको नहीं भेजेगा, सिर्फ इसको भेजेगा, इंटेंडेड कंप्यूटर को। तो यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज स्विच की हैं, दोनों ही चीजें स्विच की लिखी हुई हैं। इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर, विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, स्विच इज रिक्वायर्ड, विच नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज एन इंटेलिजेंट हब, स्विच इज नोन एज एन इंटेलिजेंट हब। ठीक है, तो ये हो गया 12th क्वेश्चन के पहला पार्ट का, मतलब 2 पार्ट्स ऑप्शनल में। ये आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आपको 4 मार्क्स देके जाएंगे। सो यू नीड टू राइट अ स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और में एक और पार्ट है, उसमें अगेन 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, वो जरा देखते हैं क्या है। सो इन स्पेसिफिक इफ सिस्टम्स यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू लिंक टू सिस्टम्स। ओके, अगर किसी भी सिस्टम में 2 सेपरेट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, सो विच डिवाइस इज यूज्ड टू लिंक टू सिस्टम्स, तो अगर 2 प्रोटोकॉल अलग अलग यूज हो रहे हैं तो किस सिस्टम का यूज करोगे अपन को कनेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज मैं 2 प्रोटोकॉल्स का यूज कर लूँ, कुछ भी P1 P2 2 प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट कर लूँ। ये एक नेटवर्क है N1, यहाँ प्रोटोकॉल 1 यूज हो रहा है, यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जो P2 है, यहाँ पे नेटवर्क 2 में प्रोटोकॉल 2 यूज हो रहा है। इनको आपस में कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं कर सकता, वायर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ एक डिवाइस लगेगा, इस डिवाइस को क्या कहते हैं भाई, इस डिवाइस को कहते हैं हम गेटवे। क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं गेटवे। तो P1 कनेक्ट होगा गेटवे से, फिर गेटवे कनेक्ट होगा P2 से। तो इस तरीके से गेटवे की कनेक्टिविटी, गेटवे इज दैट डिवाइस व्हिच वी यूज टू कनेक्ट P1 to P2 फ्रॉम P1 to P2। सो इन स्पेसिफिक इफ सिस्टम्स यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स व्हिच डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम्स, सो P1 इज यूज टू लिंक P2 थ्रू व्हाट, थ्रू गेटवे। ठीक है, सो नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 को यूज करते हैं हम कनेक्टिविटी के लिए, P1 से P2 को यूजिंग गेटवेज। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, गेटवे हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ्स थ्रू कनेक्टेड लूप्स, लूप इज। तो नेटवर्क डिवाइस जो डेटा ट्रांसफर का काम करता है थ्रू ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ्स थ्रू कनेक्टेड लूप। ठीक है, तो कनेक्टेड लूप से मतलब ऑप्टिमाइजिंग पाथ। ठीक है, मतलब रूटिंग का काम बेसिकली कौन करता है। ठीक है, आंसर ही दे दिया मैंने। तो देखो क्या है यार, सिचुएशन ये है, सपोज ये डिवाइस है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक रूट है R1, यहाँ पे एक रूट है R2, यहाँ पे एक रूट है R3। ये डेस्टिनेशन है आपका, सपोज ये डेस्टिनेशन है, ये आपकी सपोज सोर्स है। यहाँ से यहाँ गए, ये रूट इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे जा रहा है। ठीक है, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपको रूट कर रहे हैं डेटा को। तो सपोज डेटा यहाँ पर आया, अब इसमें से सिलेक्ट करना कि डेटा यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, कौन करने वाला है, किस डिवाइस का यूज करने वाला हूँ। यस, मैं राउटर का यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ राउटर का। सो मैं राउटर यूज करूंगा। राउटर क्या करेगा, बेसिकली राउटर क्या करेगा, जो बेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट करेगा पैकेट के लिए ताकि वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। तो वही पूछ रहे हैं, नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ्स। तो ऑप्टिमाइजिंग मतलब ऑप्टिमल पाथ से डेटा ट्रांसफर करने वाला कौन सा डिवाइस है, थ्रू कनेक्टेड लूप्स, जो आपस में लूप्स कनेक्टेड हैं उसमें से ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके कौन डेटा सेंड कर सकता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज राउटर। तो इसका आंसर हो गया राउटर। इसका आंसर हो गया आपका क्या, इसका आंसर हो गया गेटवे, गेटवे, और इसका आंसर हो गया स्विच, इसका आंसर हो गया स्विच, और इसका भी आंसर क्या हो गया, स्विच। ठीक है, स्विच, स्विच, गेटवे एंड राउटर। ठीक है, चलो एक बार देखते जरा कि आंसर क्या है इनका। सो फर्स्ट पार्ट इज switch forwards a data packet to a specific route by establishing a temporary connection between the source and the destination। तो switch है वो डिवाइस जो डेटा पैकेट को ट्रांसफर करने का काम आता है फ्रॉम वन पर्टिकुलर फ्रॉम सर्वर टू वन पर्टिकुलर पीसी, इंटेंडेड कंप्यूटर, इंटेंडेड पीसी। ठीक है, ये डेफिनेटली आपका यूनिकास्ट भी कर सकता है, वैसे मतलब सिंगल पीसी को भी भेज सकता है, ये ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, सारे पीसीस को भी भेज सकता है, और ये बल्कि मल्टीकास्ट भी कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक पीसीस को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सो जितना कैपेबल है, यूनिकास्ट भी, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट भी। ठीक है, बेसिकली डुप्लेक्स पे यूज काम करता है, मतलब इसमें कोलिजन्स नहीं होंगे, दोनों तरफ से डेटा एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो सकता है इसमें। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट या डेटा टू ऑल हब पोर्ट्स व्हाइल अ स्विच फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। तो हब क्या है, हब जो है जितने भी इनकमिंग पैकेट्स हैं उन सबको हर हब पोर्ट पे भेज देगा, मतलब हर जितने भी पीसेस कनेक्टेड है सब पे भेज देगा। बट स्विच क्या करता है, स्विच सिर्फ उसी को सेंड करता है जो डिजायर्ड रेसिपिएंट है, मतलब जिसको भेजना है, जिसकी जरूरत है, जिसको चाहिए, सिर्फ उसी को पहुंचाएगा वो, जो जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस डाला हुआ है। तो स्विच इज दैट डिवाइस।
ठीक है। सेकंड पार्ट प्रोटोकॉल, मतलब सेकंड उसमें देखें अगर और में, सो इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स गेटवे डिवाइसेस यूज टू लिंक टू सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर मुझे दो सेपरेट प्रोटोकॉल्स को आपस में लिंक करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं गेटवे डिवाइस का यूज करूंगा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ्स थ्रू कनेक्टेड लूप इज राउटर। तो राउटर है वो डिवाइस जो क्या करता है, जो डेटा ट्रांसफर करता है, सेलेक्टिंग ऑप्टिमल पाथ्स व्हेन द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड व्हिच आर इन लूप्स। तो उसमें से जो ऑप्टिमल पाथ है वो सिलेक्ट करके भेजने का काम किसका है, वो है राउटर। सो राउटर, गेटवे, स्विच एंड स्विच। तो ये आपके हो गए चारों पार्ट्स के आंसर। अब इसमें से आपको कोई भी दो अटेम्प्ट करने, या तो ये दो या तो ये दो कोई भी अटेम्प्ट करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट वाज योर 12th क्वेश्चन, ठीक है। और वाला क्वेश्चन तो ऑप्शनल था। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे दैट वुड बी योर 13th क्वेश्चन। तो गाइस ये था बेसिकली आपका 12th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर 13th क्वेश्चन। अगेन दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Question says, Sanskar University of Himachal Pradesh is setting up a secured network for its campus at Himachal Pradesh for operating their day-to-day office and web-based activities. Okay. संस्कार यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, संस्कार यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, जो सेटअप कर रही है सिक्योर नेटवर्क फॉर इट्स कैंपस एट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पे जो इसका नेटवर्क है उसको सेटअप कर रही है, मतलब सिक्योर नेटवर्क सेटअप कर रही है फॉर ऑपरेटिंग देयर डे टू डे ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। तो ऑफिस और वेब बेस्ड एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए दे आर प्लानिंग टू हैव वर्क कनेक्टिविटी बिटवीन 4 बिल्डिंग्स। तो 4 बिल्डिंग्स को इनको कनेक्ट करना है। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन लेआउट। तो जो आगे शायद मेरे ख्याल से दिया होगा लेआउट, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द लेआउट। सो लेआउट इज समवट लाइक दिस। इसमें हमें 4 बिल्डिंग सर्च करनी है, एक है मेन, एक है एडमिन, एक है फाइनेंस, एक है एकेडमिक, ठीक है। 4 बिल्डिंग दिख गई, मेन, एडमिन, फाइनेंस, एकेडमिक। बना लेते हैं जरा। मेन, एडमिन, एकेडमिक और फाइनेंस। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। मेन से एडमिन के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, मेन से एडमिन के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, ठीक है। फिर मेन से फाइनेंस के बीच में है 100, मेन से फाइनेंस के बीच में है 100, ठीक है, मीटर। फिर मेन टू एकेडमिक है 70 मीटर, मेन टू एकेडमिक है 70 मीटर, ठीक है। सो मेन टू एकेडमिक है 70 मीटर, एडमिन टू फाइनेंस है 50 मीटर, एडमिन टू फाइनेंस है 50 मीटर, 50 मीटर, एडमिन टू फाइनेंस है 50 मीटर, फाइनेंस टू एकेडमिक है 70 मीटर, फाइनेंस टू एकेडमिक है 70 मीटर, है ना। फाइनेंस टू एकेडमिक है 70 मीटर, एडमिन टू एकेडमिक है 60 मीटर, एडमिन टू एकेडमिक है 60 मीटर, ठीक है। सो एडमिन टू एकेडमिक हो गया 60 मीटर। तो इस तरीके से कुछ लेआउट दे रखा है ना। अब आगे देखते हैं कहानी कैसी है। क्वेश्चन आगे, ओके, यहाँ पे पीछे पीसीज भी दे रखे हैं। मेन में 150 है, मेन में 150 पीसीज है भाई, ठीक है। फिर एडमिन में 75 है, एडमिन में 75 है, ठीक है। फिर फाइनेंस में 50 है, फाइनेंस में 50 है, ठीक है, फाइनेंस में 50 है। फिर एकेडमिक में 60 है, एकेडमिक में 60 है। इस तरीके से अरेंजमेंट है, राइट। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यार, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन क्वेरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सजेस्ट केबल लेआउट फॉर द कनेक्शंस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स। ओके, केबल लेआउट बता रहे हैं, डिस्टेंस पता है तो केबल लेआउट बता रहे हैं, ठीक है। तो केबल लेआउट क्या कर सकते हैं भाई, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम हमें ये दिख रहा है कि मेन और फाइनेंस के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब जो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस है उसको कवर मतलब बना लेते हैं, ठीक है। सो पहले मेन से एडमिन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है 50 मीटर, यही, ठीक है। मेन से एडमिन के बीच में 50 मीटर, ठीक है। सो मेन से एडमिन के बीच में है 50 मीटर्स, ये मुझे सबसे छोटा दिख रहा है 50 पहले, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है सबसे छोटा एडमिन और फाइनेंस के बीच में, तो फाइनेंस और एडमिन के बीच मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 50 मीटर और छोटा, ठीक है। फिर एडमिन से एकेडमिक मुझे दिख रहा है 60 मीटर, सो एडमिन से एकेडमिक मुझे दिख रहा है 60 मीटर, है ना। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है फाइनेंस से एकेडमिक में बीच में विच इज 70, है ना।
फाइनेंस एकेडमिक के बीच में विच इज 70, यहाँ 70 है, ये क्या है 70 है, और इसको नहीं लगाएंगे अपन, फिर इनके बीच में 70। अब देखो, अब आगे जो आपको देखना है वो ये देखना है कि भाई ये डिस्टेंस 70 है ना, ये डिस्टेंस 70 है। अब सपोज मुझे इससे यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं 50-60 कवर कर सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो मेरा कोई फायदे का नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मुझे एक और दिख रहा है मेन से लेके एकेडमिक के बीच का 70 मीटर का डिस्टेंस, मेन से लेके एकेडमिक के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस, जो मुझे यहाँ से पड़ रहा है अगेन वही 50 और 60, ठीक है, जो यार मेरे किसी काम का बन सकता है वैसे, ठीक है, मेरे काम की चीज़ ये बन सकती है, ठीक है। ओके ओके ओके, अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं काम ये करता हूँ, क्योंकि देखो सब प्रॉब्लम ये है, मतलब जो मेरे एक चीज़ सिचुएशन मुझे सोचनी है कि मेन पीसी में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से 150, तो मेरे पास एक तरीका तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं मेन से सबको कनेक्ट कर सकूँ, और वो अगर एफिशिएंट बन जाए तो और भी बेटर। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं मेन से एकेडमिक के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस कर रहा हूँ, मेन से एकेडमिक के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेन से मैं एकेडमिक गया, मेन से मैं एकेडमिक गया, ठीक है। तो अब मेन से मैं एकेडमिक गया तो 50 मीटर हो गया, मेन से मैं मेन से एकेडमिक नहीं एडमिन गया तो 50 मीटर हो गया, मेन से एकेडमिक गया तो 70 मीटर हो गया। अब सपोज मुझे एकेडमिक से एडमिन में जाना है तो मैं 70 और 50 ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है, और ये कनेक्टिविटी में ब्रेक कर सकता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि ये मेन कंप्यूटर है, मतलब यहाँ पे 150 कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर इस सेंस में भी दिख रही है कि यार अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं अगर ये 50 मीटर हटा दूँ, मतलब मैं 50 मीटर हटाऊँ नहीं, अगर मैं सपोज फाइनेंस से मेन को कनेक्ट कर दूँ, 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो इससे फ़ायदा मुझे ये मिल रहा है, इससे मुझे फ़ायदा ये मिल रहा है कि एकेडमिक से सपोज मुझे यहाँ जाना है तब तो अच्छा सॉरी मुझे सपोज फाइनेंस से मेन में जाना है तो 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा जब मैं जा रहा था तो भी 100 ही पड़ रहा था, मतलब अगर मैं 50 लेता तो सपोज ऐसे जाके ऐसे जाता तब भी 100 ही पड़ रहा है, तो मेरा ये लिंक किसी काम का नहीं है ना, मतलब 50 100 ही पड़ रहा है, 50 मीटर जाके फिर 50 मीटर जा रहा हूँ फिर 100 ही पड़ रहा है, ठीक है। 70 60 50 करूँगा तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, तो ये तो यूजलेस ही आइडिया है, बिल्कुल यूजलेस आइडिया है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे कनेक्ट करूँ ये तो बिल्कुल यूजलेस आइडिया है, ठीक है। और मतलब मैं मेन से जो फाइनेंस कनेक्ट कर पा रहा हूँ बड़े आसानी से 100 मीटर की मदद से, ठीक है। और सपोज मैं फाइनेंस से एकेडमिक जाता हूँ 70 मीटर, ठीक है, और मतलब अगर मैं कहूँ ये कनेक्टिविटी है तो यहाँ से 70 मीटर पड़ रहा है, ठीक है, और अभी मैं अगर कहूँ तो 100 और 50 पड़ रहा है, ठीक है। नॉट अ गुड बैड आइडिया बिकॉज 150 कंप्यूटर से वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। मतलब मेन जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पीसेस हैं उससे बाकी सिस्टम्स का डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है, ठीक है, होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ अगर आप देखो तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको देख रही है और साथ में डिस्टेंस भी आप कवर कर पा रहे हो, जैसे कि यहाँ से अगर कनेक्टिविटी आपने करी तो 100 प्लस 50 प्लस 50 100 ही बन जा रहा है, तो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। साथ में अगर मैं कहूँ मुझे एम से एकेडमिक में जाना है तो भी मुझे क्या करना पड़ा है 50 प्लस 60 विच इज 110, उसका शॉर्टकट तरीका है 70 लेने का, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम पीसेस को आपको कनेक्ट करना है, मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि मेन से मैं एडमिन में जा सकूं, मेन से मैं एकेडमिक में जा सकूं, मेन से मैं फाइनेंस में जा सकूं, शॉर्टेस्ट ट्रैवल करके डिस्टेंस। तो मेन से मुझे एकेडमिक में जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 70 दिख रहा है रादर देन 50 और 60 कवर करने के। मेन से एडमिन जाने का 50 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, मेन से फाइनेंस जाने का 100 मीटर सबसे छोटेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है। इसके बाद आपस में इनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज फाइनेंस से एडमिन में ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, फाइनेंस से मैं एकेडमिक ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, एकेडमिक से एडमिन में ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, एकेडमिक से फाइनेंस में ऐसे ट्रैवल कर सकता हूँ, तो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो मुझे आप बात कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, तो यही मेरा जो है क्या है, यही मेरा बेस्ट रूट है जो मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, एकेडमिक एडमिन और फाइनेंस से मैं मेन बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक बेस्ट चॉइस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर्स ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सर्वर कहाँ पे डाले यूनिवर्सिटी का, तो देखो सर्वर मुझे डालना चाहिए मेन बिल्डिंग में, यहाँ पे मेन सर्वर आना चाहिए। रीजन बीइंग क्या, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्यूटर्स है और इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सारे पीसी से, सारे बिल्डिंग से, फाइनेंस से, एकेडमिक से और एडमिन से मेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सर्वर मेरा जो है मेन पीसी में आना चाहिए, मतलब मेन बिल्डिंग में आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया मेन बिल्डिंग,
मेन बिल्डिंग में आना चाहिए। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, स्विच या हब एंड रिपीटर। तो स्विच या हब कहाँ डालूंगा, रिपीटर कहाँ डालूँ? तो बेसिकली स्विच या हब में कहाँ डालूंगा, स्विच या हब में हर बिल्डिंग में डालूंगा, हर बिल्डिंग में स्विच या हब होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके 50 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे आपके 60 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे आपके 150 कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, आपस में डेटा शेयर करना पड़ सकता है, डिवाइसेस शेयर करने पड़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे स्विच या हब आपको लगाना चाहिए। तो हर बिल्डिंग में स्विच या हब होना चाहिए। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मुझे फाइनेंस और मेन बिल्डिंग के बीच में दिख रहा है, वहाँ पे मुझे रिपीटर लगाना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, ये रिपीटेशन का काम कर सके। सॉरी, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। मैं इस तरीके से रिपीटर लगाता हूँ, ये रिपीटर का काम करेगा। तो रिपीटर मेरा क्या होना चाहिए, मेन और फाइनेंस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो मेन और फाइनेंस के बीच में रिपीटर होना चाहिए। तो सजेस्ट द टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेटिंग अप वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी अमंग बिल्डिंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑप्टिक फाइबर यूज करें, कोएक्सियल केबल यूज करें, ईथरनेट केबल यूज करें? डेफिनेटली वी वुड यूज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे, रीजन बीइंग ऑप्टिकल फाइबर कॉस्टली है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट की तो बात नहीं करी कि कॉस्ट कम रखनी है, उन्होंने कहा फास्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपस में बहुत तेज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो हम ऑप्टिक फाइबर का यूज करेंगे भाई, हम क्यों जाएंगे आपके इस पे कोएक्सियल पे, या फिर हम क्यों जाएंगे ईथरनेट केबल पे जब उनकी स्पीड स्लो है, वो चीप है, मतलब ऑप्टिक फाइबर जो है कॉस्टली है, दैट इज फाइन, बट मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका ऑप्टिक फाइबर चूज करूंगा। जरा इसका एक बार आंसर चेक करते हैं। तो पहले का क्या है, मेन बिल्डिंग से एडमिन कनेक्टेड है, फाइनेंस कनेक्टेड है और एकेडमिक बिल्डिंग कनेक्टेड है, वही चीज हमने भी करी है। मेन से एकेडमिक, एडमिन और फाइनेंस कनेक्ट किया है, और मेन और फाइनेंस के बीच में हमने रिपीटर लगाया है, मेन और फाइनेंस के बीच में रिपीटर भी लगाया क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, 100 मीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन बिल्डिंग इज द मोस्ट सुटेबल विंग टू हाउस द सर्वर ऑफ द कंपनी बिकॉज इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। वही हमने भी कहा कि जो मेन बिल्डिंग है वहां पे सर्वर्स रखना चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स 150 कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखता है बाकी बिल्डिंग से, तो हमें वहीं पे सर्वर रखना चाहिए, ठीक है। सी क्या है, हब और स्विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग। तो हर बिल्डिंग में स्विच या हब होना चाहिए बिकॉज हर बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स को अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है, कंप्यूटर्स हो, कोई भी सपोज और रिसोर्स हो, जैसे कि प्रिंटर हो सकता है, प्रिंटर्स को कनेक्ट करना है, अगर आप मतलब प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट करना है तो वहाँ पे स्विच या हब का यूज करोगे, सॉफ्टवेयर शेयर करना है तो स्विच या हब का यूज करोगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी रिपीटर इज नीडेड इन बिटवीन मेन टू फाइनेंस बिल्डिंग एज द डिस्टेंस इज 100 मीटर। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, 100 मीटर हो गया है, तो उस सिचुएशन में आप मेन और फाइनेंस के बीच में रिपीटर लगा दोगे। लास्ट का आंसर ऑप्टिक फाइबर है। हमने क्या कहा कि ऑप्टिकल फाइबर हमें केबल यूज करनी चाहिए इफ यू वांट द हाईएस्ट स्पीड। ऑल्दो सिचुएशन ये होगी कि ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू कोएक्सियल केबल्स या फिर इन कंपैरिजन टू ईथरनेट केबल्स, ये क्या पड़ते हैं, आपको कॉस्टली पड़ते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से चूज करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट है, आप उतना स्पेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड यूज ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इससे आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है, डेटा ट्रांसफर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्टिक फाइबर की जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपको क्या करते हैं, ये आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है लाइट पे बेस्ड है, ये आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट पे बेस्ड नहीं है, ये क्या है आपके लाइट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक फाइबर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपके हो गए क्या, ये हो गए आपके ABCD पार्ट तक आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 13th क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अगर आपने चारों पार्ट्स 1 to 4 अगर आपने आंसर किए तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 4 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। सो आई होप ये 13th तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दिस वाज योर 3rd पेपर, ठीक है, फ्रॉम माय साइड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, हमने आपके क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 13 सॉल्व कर लिए हैं और ये आपका पेपर 3 मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। एक बार इसको वीडियो को फिर से देखिए, खुद से एक बार क्वेश्चन को रिविजिट करिए, खुद से ट्राई करिए, देखिए कि क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को अब, ठीक है। तो खुद से ट्राई करिए एक बार इसको। और ये हो गया भाई आपका पेपर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर का वेट करिएगा, तो नेक्स्ट पेपर में आप लोग के लिए लाऊंगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे और पैटर्न्स वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे और जान रहे होंगे इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट, ठीक है। फिलहाल इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसके बाद आ गया है एंड, ठीक है। आई होप आपको हमारा कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा होगा, वीडियोस पसंद आ रही होंगी, प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।